हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का डीपीपी नंबर 2, जो कि बेस्ड है आपका लेक्चर 5, 6, 7 और 8 पर। बच्चों, सारे लेक्चर्स और सारे डीपीपी का जो वीडियो सॉल्यूशन है आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर सब सिस्टमेटिक वे में है। या डायरेक्ट अगर सर्च करना हो है ना, पर्टिकुलर कोई वीडियो या कोई टॉपिक रिलेटेड, तो आप यूट्यूब में डायरेक्ट टाइप करिएगा। जैसे कि यही वीडियो अगर सर्च करना हो तो आप लिखिए सेंटर ऑफ मास डीपीपी 2 सॉल्यूशन फिजिक्स लिंक्स, बस लास्ट में फिजिक्स लिंक्स लिख करके यूट्यूब में टाइप कर दिए, डायरेक्ट पर्टिकुलरली वो वीडियो या वो वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये लेक्चर 5, 6, 7, 8 में जो टॉपिक हम लोग पढ़े क्या क्या था? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्ट 1, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्ट 2, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कि COLM में शॉर्ट में बोलता हूँ, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ये ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इस पूरा डीपीपी को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ कि क्या करना है हमें, है ना, एक तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगता है तो हम COLM लगा देंगे और एक्स और वाई डायरेक्शन देखना है। डायरेक्ट एक्स एक्सिस में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इधर COLM लगेगा, वाई डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में COLM लगता है, एकदम सीधा। और दूसरा है स्टेप बनाने का क्या कि या तो कम यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। सवाल को बनाने का तरीका क्या होता है? या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम। बस यही तीन चीज जो है ना करते रहेंगे, सारे सवाल जो है क्या है बनते जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलते हैं सवाल एक एक करके देखते जाएंगे। यही तीन चीज करना है। सबसे पहला सवाल बच्चों, एक चीज, जो भी क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो, जो भी लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ उसमें जो होमवर्क देता हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर 7, ऐसे कर करके शुरुआती में सब रहेगा, ताकि जो होमवर्क है उसको अभी वीडियो सॉल्यूशन में आप तुरंत देख पाओ कि क्या आंसर है। और डायरेक्ट मान लो कि कोई बच्चे यही वीडियो देख रहे हैं और खुद से ट्राई करना चाहते, देखे हमसे बन रहा है कि नहीं, तो उसका आंसर्स मैंने इधर लिख दिया जो डीपीपी का PDF में है। ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, तो ये आंसर है। तो आप खुद से भी हर क्वेश्चन को पहले जैसे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन रोक करके वीडियो अपने से ट्राई करो, फिर वीडियो सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कुछ सीखने के लिए और मिल रहा है क्या। ठीक, आंसर मैच कर लिया करो। ठीक, क्यों बोलते हैं ना, हर तरफ से फायदा हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई। बहुत आसान। एक गन ऑफ मास कैपिटल M है, बोलता है फायर से बुलेट ऑफ मास स्मॉल m। एक स्मॉल m, देखो ना, एक बुलेट फायर किया गया विथ स्पीड VR रिलेटिव टू द बैरल ऑफ द गन। पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है, ये VR जो वेलोसिटी है वो क्या है? रिलेटिव टू द बैरल ऑफ द गन, यानी है विथ रेस्पेक्ट टू गन, विथ रेस्पेक्ट टू गन। अच्छा, एक चीज़ इसी में अगर बता दूं कि COLM जब भी हम लगाते हैं ना, ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू कैसे लगाएंगे? ग्राउंड। कैसे लगाएंगे? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कोई भी वेलोसिटी किसी भी रेस्पेक्ट में दिया हुआ हो, आप हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट करिए और उसके बाद लिखिए। ठीक है, चलिए। तो भाई विथ रेस्पेक्ट टू गन दिया हुआ, हमें जब लगाना होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। ठीक है, बोलता है फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब हमें पता है कि जो बुलेट है ये निकला मान लो इधर, तो गन फेंकाएगा इधर, है ना, इधर कुछ वेलोसिटी से फेंकाया है, कितना से हमें नहीं पता, लेट इट बी कैपिटल V, हमें निकालना है। तो बोले कि भाई ये जो वेलोसिटी है अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, कुछ एंगल पर है। तो रिजॉल्व करते हैं दो भाग में, एक इधर हो जाएगा कितना VR cos थीटा, इस साइड हो जाएगा VR sin ऑफ थीटा। तो इधर कुछ वेलोसिटी से निकला तो झटका से इधर जाएगा। भाई बोलोगे इसका तो एक कंपोनेंट इधर भी है सर, तो देखो क्या है, इधर कुछ झटका से कोई कंपोनेंट है तो वो झटका देगा गन को इधर, यानी कि जमीन में धंसना चाहिए। सिंस गन जमीन में धंस नहीं रहा है तोड़ करके, तो उधर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। और वैसे भी एक और चीज कि गन प्लस बुलेट को अगर हम एक सिस्टम मानते हैं तो पृथ्वी जो है ग्राउंड, ग्रेविटी पहले मानते हैं। ठीक, ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, उस पर लग रहा है, और ग्राउंड जो है एक नॉर्मल रिएक्शन जो दे रहा है वो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना। तो एक्सटर्नल फोर्सेस इधर जो है लग रहा है, तो वो डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं जिधर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, तो COLM लगा दीजिए, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वास्ता है। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं, इन एक्स डायरेक्शन F एक्सटर्नल जो है लग ही नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, COLM इज अप्लाइड, COLM इज अप्लाइड, करें अप्लाई। ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखो क्या है, COLM अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमेशा ये ब्रैकेट में लिखते रहोगे ना तो जिंदगी गजब सुखद गुजरता है। लिखते तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो एक्स डायरेक्शन में होगा वही फाइनल हो जाएगा। इनिशियली
बुलेट गन सब रेस्ट में था, तब बुलेट प्लस गन रेस्ट में था दोनों। लेकिन बाद में क्या हुआ, बुलेट का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जब भी COLM लगाते भी है तो एक डायरेक्शन प्लस लेते हैं, एक डायरेक्शन माइनस लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल m ये है वी आर कॉस थीटा, लेकिन ये कितना है भैया, ये है विथ रेस्पेक्ट टू गन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो देखो लेक्चर का ट्रिक याद करो, क्या बताए थे, वी आर कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू गन है वी आर कॉस थीटा, लेकिन गन पीछे भाग गया कुछ वेलोसिटी से, तो जमीन से देखेंगे तो कितना से बुलेट नजर आएगा जाते हुए, नहीं लग रहा कि स्लो हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे देखो 5 रुपया इधर, लेकिन 2 रुपया को चुरा लिया तो नेट 3 रुपया ही नजर आ रहा है इधर तो वही चीज है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है वी आर कॉस थीटा, अब माइनस क्या कर देंगे वी, उतना से नजर आएगा जाते हुए, तो लेकिन राइट साइड ही नजर आएगा, तो कैसे लिखेंगे वी आर कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा वी, मैं मैथमेटिकल भी लिख के दिखा दूंगा, प्लस गन का है इतना, अब वेलोसिटी किधर है, हमने माना किधर पीछे, ये हमें रिकॉइल वेलोसिटी चाहिए वी। जरा बुलेट का ना लिख करके दिखाता हूँ, देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, ये दे के रखा है हमें कितना, तो देखो बच्चों वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन, ये हॉरिजॉन्टल में कितना दे के रखा है वी आर कॉस ऑफ थीटा, तो बोलेंगे ये प्लस वी आर कितना है कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसको कैसे टूटेगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू प्लस वी आर कॉस ऑफ थीटा। देखो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट, अकेला विथ रेस्पेक्ट टू बुलेट मतलब क्या है, मतलब अकेला वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। गन का वेलोसिटी क्या है, पीछे भाग रहा है, कितना से वी से, तो माइनस वी ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिखो प्लस वी आर कॉस ऑफ थीटा, तो वेलोसिटी ऑफ देखो बुलेट क्या आ जाएगा, वेक्टर इसलिए लगा दी ताकि साइन वाइन सब समझ में आए, तो ये हो जाएगा वी आर कॉस ऑफ थीटा, ये कितना प्लस वी, उस साइड चला जाएगा कितना आ जाएगा माइनस वी, तो मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, लेकिन वही 5 लाइन 4 लाइन लगता है, ट्रिक याद रहेगा दिमाग में तो डायरेक्ट लिख दोगे आंसर, वही हमें चाहिए ये देखो कितना आएगा, तो एम वी आर कॉस ऑफ थीटा माइनस स्मॉल एम इंटू वी माइनस कैपिटल एम इंटू वी, ये है 0, तो ये दोनों उठ करके इधर लेते चले आते हैं, तो एम वी प्लस कैपिटल एम वी इक्वल टू स्मॉल एम वी आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ से बच्चों देखो वी आ गया कॉमन, तो ये आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम वी आर कॉस ऑफ थीटा, तो v बराबर हो जाएगा स्मॉल एम वी आर कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कितना है भाई, तो m प्लस कैपिटल m, ये हो गया मेरा रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक ठाक है। एम वी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m छोटा वाला, तो एम वी आर कॉस थीटा डिवाइड बाई m प्लस m, यानी कि ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, क्या है हाल समाचार, ये देखो दिस क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 7, ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो जरा चलो देखते हैं क्या कह रहा है, मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला एक सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है बच्चों, मैं देख लूँ जरा कैमरा में, चलो पता है क्या, मैंने ना इसका एक बड़ा डायग्राम बना के रखा, छोटा वीडियो है ना ऐसे पता नहीं चला, मैं बड़ा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक, ताकि डायग्राम इसमें हम लोग देखें। देखो क्या है, ये इस तरह से जो ऐसे बना हुआ है, इसका मास है m2, ये है ब्लॉक, क्या है ये एक ब्लॉक है, ठीक। यहाँ पर क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसका मास है m1, ब्लॉक का मास है m2, इसका जो सिलेंडर है उसका रेडियस है r। सिलेंडर का मतलब कैसा, मैं बोलूँ अगर देखो तो ऐसा, ये कैसा है भाई सिलेंडर, ठीक है। तो ये कैसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं ऐसे रखा हुआ इस तरह से, तो इसका दिख रहा है इधर है ना कुछ सर्कल जैसा कुछ नजर आया, एक्चुअली ये सिलेंडर है, इसका रेडियस स्मॉल r है, मास m1 है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो इनिशियली ये भी रेस्ट में है, ये ब्लॉक भी रेस्ट में है, ठीक। अब बोलता है कि इसको छोड़ देते हैं, तो जब छोड़ देंगे तो भाई खाली जगह तो है नहीं, ये रोल करते हुए ऐसे करके आएगा नीचे, तो होगा क्या, बोलता है हमसे क्या है ना कि हाउ फास्ट दिस ब्लॉक विल बी मूविंग, how fast this block will be moving when this cylinder comes to the bottom of the track, circular track पर, ठीक है। और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कैपिटल R है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस वही 3 चीज़ है, वही 3 चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्या, एक COLM लगाना है, दूसरा क्या है भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तीसरा है वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क एनर्जी पावर नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी पावर, ठीक। तो देखो हाउ फास्ट इज द ब्लॉक मूविंग, ब्लॉक कितना स्पीड से मूव करेगा व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक, हो गया। m1 इतना है, m2 ये है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है। तो हम क्या करें,
कैसे दिमाग में चलेगा कि क्या है। सबसे पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग को लेकर अगर देखें बच्चों तो क्या बोले, देखो जैसे ही ये नीचे आएगा आएगा आएगा, ये किधर भागेगा, तो बोलते लेट जैसे ये सर्कुलर ट्रैक पर ये है मान लो मिडिल में कहीं, तो देखिए कि ये ना कांटेक्ट में है, तो ये इसको धक्का देगा कुछ नॉर्मल रिएक्शन से, तो ये इसको धक्का देगा, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा दिया। अच्छा, अगर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी खींच दूँ, लेट कोई थीटा है, लेट कोई थीटा, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, एन कॉस थीटा, और वर्टिकल में हो जाएगा एन साइन ऑफ क्या है, थीटा। यानी कि ये जो देखो है क्या बच्चों, जब ये सिलेंडर यहाँ है, छोड़ दिए हम, तो क्या हम पकड़ के ला रहे हैं क्या, नहीं, यानी एक्सटर्नल आदमी कोई काम नहीं कर रहा है, तो पकड़ के नीचे आएगा कैसे, ये ग्रेविटेशनल काम कर रहा है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि भाई एक्सटर्नल तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या फ्रिक्शन वगैरह है क्या, जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, क्या फ्रिक्शन वगैरह है क्या, नहीं है। तो जैसा ही ये दोनों ना हो, तुरंत हम समझ जाएंगे धड़ाक से क्या लगाना है हमें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हालांकि सूडो फोर्स भी इसके अंदर आता है, मैं एक बार अगर वो एक्सप्रेशन आपको लिख दूं, है ना, क्योंकि अभी बहुत जरूरत पड़ने वाला है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सूडो फोर्स जो होता है, ये सब मिला करके होता है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। जैसे नॉन कंजर्वेटिव बोलूंगा मतलब कि फ्रिक्शन, कंजर्वेटिव बोलूंगा तो यहाँ दो है, एक है स्प्रिंग और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो, और एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल, तो बस चेक करना है कि कौन कौन है नहीं, ठीक। अगर देखो सूडो फोर्स भी ना लगे, ठीक है, फ्रिक्शन भी अगर ना हो, एक्सटर्नल भी अगर ना हो, सिर्फ कंजर्वेटिव लगे, यानी कि ओनली अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो, ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो, तो हम सवाल कैसे बनाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो भी बच्चे डायरेक्ट ये देख रहे होंगे ना, तो कसम से बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा बच्चों, तो आप खुश होना अपने से कि अच्छा है मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, कि जो आंसर यहाँ बोले। क्यों, क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो है लेक्चर हमने देखा ही तो वर्क एनर्जी पार नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो सेंटर ऑफ मास बहुत मुश्किल है कि समझ में आएगा, ठीक है। देख लोगे ना तब धड़ 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 समझ में आएगा, तो ये अच्छी बात है नहीं समझ में आए खुश हो जाना तो बोले हाँ ये कैसे बात है भाई बिल्कुल ऐसा ही बात है। अब जो चीज़ नहीं पढ़े वो नहीं समझ में आ रहा, तो ये अच्छी बात है ना कि भाई हाँ पढ़ें और ना समझ में आए तो टेंशन वाली बात है। तो ये समझ में आ गया कि देखो क्या है, इसको जो धक्का देगा इसका दो कंपोनेंट, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। तो वर्टिकल में जो धक्का दे रहा है इसको, तो ये तो धरती तोड़ के नीचे जा नहीं रहा, तो हमें वर्टिकल से कोई मतलब है नहीं। ये सिलेंडर इसको धक्का इस डायरेक्शन में दे रहा है, जिसके वजह से दिस ब्लॉक विल गेन सम वेलोसिटी, द लेट v2। देखो इधर भागेगा और ये वेलोसिटी क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड से अटैच है, तो हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माने। ये सिलेंडर जब बॉटम पर आएगा ऐसे करते करते, लेट यहाँ जब आया तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, है ना, इस डायरेक्शन में। देखो यहाँ जब पहुंचेगा तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो लेट वेलोसिटी v1 है, ये भी हम मानते हैं बच्चों क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेते हैं, जो भी वेलोसिटी है क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब यहाँ आया ये वेलोसिटी v1 है इसके पास है v2, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, एक्सटर्नल तो खैर है ही नहीं, हटा दो, तो हम कम लगा करके बनाएंगे, ये भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, लगाना स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए जो मैंने लिखा है इसको, हाँ लिख लीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको। देखो तो क्या करें भाई, अभी देखो पूरा बॉडी का बच्चों सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ, ठीक है। यानी कि चलो अच्छा एक और बात, जब भी हम लोग कम लगाते हैं तो हम लोग करते क्या है भाई, एक डेटम लाइन मानते हैं, ताकि पता चले कोई हाइट पर है क्या है नहीं है। अभी देख रहे हैं ना कि अगर यहाँ से देखें तो कुछ हाइट पर है ये, यानी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, जब छोड़ेंगे तो नीचे जब आएगा तो कुछ वेलोसिटी गेन क्या, यानी काइनेटिक एनर्जी है, और कम में हम लोग को लगाने में वही सब जरूरत पड़ता है। तो लेट डेटम लाइन हम कहीं भी मान सकते हैं, मेरा मन करेगा यहाँ, मेरा मन करेगा यहाँ, जहाँ इच्छा है हम मान लेते हैं। सिंस बॉटम ऑफ द ट्रैक पर आने वाला है तो हम मान लेते हैं कि यही है क्या, डेटम लाइन। क्या है ये, डेटम लाइन, ताकि हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकें, ठीक है। तो इनिशियली जो है ये कितना हाइट पर है, तो बोले यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट होगा, तो ये सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस है r, तो यहाँ से यहाँ ये भी r, यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा r, यानी कैपिटल R पर है। जब ये नीचे आएगा तो ये सिलेंडर ऐसा, तो बोलेंगे भाई इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बोलते हैं जैसे ये कलम, तो इसका ये इतना पूरा लेंथ है,
तो अभी कलम यहाँ है, कलम यहाँ चल गया, तो भाई इसमें तो इनफाइनाइट पार्टिकल से सब घसक गया। तो उतना हटा करके सीधे कलम की सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं कि भाई अभी जब था ना सेंटर ऑफ मास यहाँ, जब यहाँ आया ना तो सेंटर ऑफ मास कितना घसका वो बता दो, अंडरस्टूड हो जाता कि पूरा कलम घसक गया होगा। ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी इस लाइन पर था, जब ये यहाँ आया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ। तो बोले अब डेटम लाइन से कितना हाइट पर है, तो दिस इज स्मॉल आर हाइट पर है ना। तो पोटेंशियल समझ में आया। अच्छा, जब ग्राउंड पर आया तो इसका वेलोसिटी v1 बोल रहे हैं और इसका वेलोसिटी कितना बोल रहे हैं, v2। लगाते हैं बच्चों कम, हमको v2 चाहिए, हमें v2 चाहिए, तो लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, लिखे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ था, ये यहाँ, ये जो ब्लॉक है, तो यहाँ से कितना हाइट पर है, कैपिटल आर हाइट पर, तो mgh डेटम से ऊपर तो पॉजिटिव, तो इसका हो जाएगा देखो m1g r पर है। ठीक है भाई, ये जो ब्लॉक है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो ये तो ऐसे है, तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, इस तरह से बना हुआ। बच्चों सोचो जरा, कोई भी चीज मान लो कि ऐसे है, ठीक है ऐसे, अभी ये यहाँ रखा हुआ है, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो कुछ हाइट पर है, लेट इट बी h2 हाइट पर है। जब ये हॉरिजॉन्टली घसक करके मान लो ऐसे आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टल जब मोशन कुछ ही कर रहा हो तो उसका सेंटर ऑफ मास घस गया क्या, वर्टिकल में नहीं। यानी कि पहले भी अगर कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh2, तो हॉरिजॉन्टल अगर घसक के यहाँ आ गया, फिर बाद में भी कितना होगा mgh2 ठीक है, वही रहेगा। हाँ, अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तब भैया चेंज हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे तो जाने वाला है नहीं। मान लो कि इस तरह से जो ब्लॉक बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं, मान लो, क्या दिक्कत है मानने में। लेट जो है सेंटर ऑफ मास किसका है भैया, m2 का है। कितना हाइट पर है, तो कुछ भी हाइट मान लेते हैं, लेट इट बी h2, लेट इट बी h2। तो बोले देखो अभी शुरुआती में लेट सेंटर ऑफ मास यहाँ, यानी पूरा ब्लॉक कंसंट्रेटेड यहाँ है, जब ये घसक करके इधर आएगा ना तो भी कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल जो है ऐसे, तो सेम हाइट पर। तो लिखेंगे क्या, m2gh2 हो गया पोटेंशियल एनर्जी दोनों का। काइनेटिक, शुरू में ये रेस्ट में, ये भी ब्लॉक रेस्ट में, रेस्ट में, रेस्ट में। कितना आसान है, सिंपल सा लिखते चल जाओ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली ये उठ करके यहाँ है, तो डेटम लाइन से कितना ऊपर है, स्मॉल आर, तो लिखेंगे m1g स्मॉल r। ठीक है, ये तो घसक करके आएगा तो सेम हाइट पर रहेगा, तो m2g कितना है, h2। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा लिखना है ना जो भी। तो बोले ये v1 से जा रहा है, तो बोलेंगे कि हाफ m1 v1 स्क्वायर होगा, प्लस ये वाला v2 से, तो हाफ m2 कितना है, v2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर ऐसा। ठीक है, देखो m2gh2 कैंसिल, ये m1g स्मॉल r एक साइड लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा m1g कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, इधर आ गया, और उधर बच रहा है काइनेटिक एनर्जी दोनों का, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक ही इक्वेशन है, दो वेलोसिटी है, हमको एक और इक्वेशन चाहिए, तो तीन ही चीज़ तो कर रहे हैं, कंजर्वेशन लगाना है एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, ये दोनों में से कोई एक लग गया। अब है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आदत डाल रहा हूँ कि भाई ये कैसे हम लोग दिमाग लगाते, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हम लोग लगा देते हैं COLM। ठीक है, तो होगा क्या, जितना इनिशियल मोमेंटम है एक्स में, फाइनली भी होगा कितना एक्स में। बताओ कि क्या, इनिशियली ये चल रहा था क्या, नहीं। ब्लॉक चल रहा था क्या, नहीं। तो नहीं चला, दोनों का कोई मोमेंटम नहीं। फाइनली क्या हुआ, ये चल रहा है आगे, तो बोलेंगे m1 चल रहा है आगे, तो प्लस v1 लिख दिए। ठीक है, प्लस m2 चल रहा है किधर, पीछे, तो ये लिख दो माइनस v2, है ना। ठीक ठाक है, बड़ा इक्वेशन से डरना नहीं है, तो बस आपको तरीका सीख लो कि कम और COLM लगाते कैसे। ये आ जाएगा देखो m1 v1 इक्वल टू आ जाएगा m2 v2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर क्या है, 2। ये माइनस वाला इधर आ गया, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब क्या, एक और मतलब दो इक्वेशन आ गया और दो वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमको चाहिए ब्लॉक का वेलोसिटी यानी v2 चाहिए, तो ये रहेगा। v1 को हटाओ, तो v1 बराबर देखो हटेगा कैसे, तो बोले v1 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से m2 बटे m1 i इंटू v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, पुट इन 1, तो मेरा फाइनल निकल जाएगा v2। चलिए पुट करें, तो v1 कितना है भाई, m1g
ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, सोच लो। तो हाफ m1 v1 कितना है, तो m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू v2 का होल स्क्वायर। पता है इतना एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो मेरे को डर लगता है कहीं ना आप लोग डर ना जाओ कि अरे यार क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर रहा हूँ, बस खत्म। ठीक, तो ये देखो यहाँ से हाफ अगर पूरा कॉमन ले ले, लिखते रहो अभी, है ना, हाफ है, ये कितना है, देखो यहाँ m2 का होल स्क्वायर ऊपर v2 का होल स्क्वायर, यहाँ m1 का होल स्क्वायर है, एक m1 तक कट जाएगा तो एक m1 नीचे बचेगा, ठीक ठाक है, प्लस हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। चलो क्या क्या कॉमन यहाँ से आ रहा है, हाफ कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, m2 है तो m2 भी भैया कॉमन ले लो, और v2 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो एक m2 यहाँ बचा ऊपर में, एक नीचे बचा m1 पहला वाला टर्म से, दूसरा वाला से क्या बचा, सब कॉमन लिया हुआ तो 1 हो गया। इधर क्या आ रहा है m1g r माइनस r। तो कोई ना इधर लिखता हूँ तो आप लोग पैरेलली लिख भी सकते हो, वीडियो को रोक रोक करके ट्राई करो। 2 इधर आ जाएगा तो 2m1g r माइनस r, ये इधर हो गया, ठीक है, 2 इधर आ गया, बटे m2 इक्वल टू क्या है भाई v2 स्क्वायर। यहाँ देखो एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा m1 ऊपर है m2 प्लस कितना है m1, हो गया। तो ये m1 इधर आएगा तो m1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2m1 स्क्वायर g r माइनस r डिवाइडेड बाई m2 यहाँ है, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना m1 प्लस m2, और जो भी सब इधर आ गया v2 स्क्वायर है, तो बच्चों रूट लगा दे तो यही क्या v2 नहीं हो जाएगा, सोचो, है ना, सब उठा करके एक तरफ लिख दिए, वो बराबर है v2 का स्क्वायर, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, यानी 2m1 स्क्वायर क्या है 2m1 स्क्वायर जी आर माइनस आर, मैच करने के लिए भी देखना पड़ेगा, 2m1 स्क्वायर जी आर माइनस आर, नीचे m2 इंटू, ठीक है, 2m1 स्क्वायर जी आर माइनस आर, 2m1 स्क्वायर जी माइनस 2, बच्चों देखो m1 स्क्वायर है ना तो m1 बाहर आ गया, ठीक है, तो 2m1 स्क्वायर बाहर आ गया m1 जी आर माइनस आर m2 इंटू m1 प्लस m2, यानी कि ठीक है, यहाँ से m1 हम बाहर लिख सकते हैं, तो चलो m1 बाहर लिख दिए, 2 जी आर माइनस आर। मैंने कि जिस तरह से आप लोग को आंसर प्रोवाइड किया ना उस फॉर्मेट में थोड़ा सा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आंसर तो आ ही गया, सही तो है ही, ठीक है, ऐसे भी लिखोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये हो गया कि कम COLM लगाने का सब तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बढ़िया से। दिस क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 7, ठीक, देखते हैं। इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाई x0, शुरू में ही क्या है m1 m2 दो ब्लॉक है और स्प्रिंग जो है ना नेचुरल लेंथ में नहीं है, कंप्रेस कर दिया गया। टोटल कितना कंप्रेशन है x0, और हमको पता है नेचुरल लेंथ में रहता है तो कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं, अगर कंप्रेस कर दिए या एक्सटेंड कर दिए, है ना, इलोंगेट कर दिए, जितना से इलोंगेट करेंगे जितना से कंप्रेस करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी में आता है, ठीक है, कंप्रेस्ड यानी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग कम्स इन इट्स नेचुरल लेंथ। देखो कंप्रेस करके रखे हुए हैं, ठीक है, अब हम क्या क्या हटा दिए, मारा धड़ाक से फेंकाएगा। अब जैसे धड़ाक से ये फेंका रहा है, कौन है जो काम कर रहा है, क्या आदमी पकड़ के इसको खींचा क्या, नहीं, यानी तुरंत समझ में आता है कि भैया एक्सटर्नल तो कोई वर्डन कर नहीं रहा है। फ्रिक्शन है क्या इसमें, नहीं, सरफेस स्मूथ है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव जो कि फ्रिक्शन भी क्या है नहीं है। सूडो फोर्स वगैरह हम कुछ कंसीडर कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जैसा ही समझो ये दोनों ही नहीं हुआ ना तो हम कैसे सवाल को बनाते हैं, कम लगा करके बनाते हैं। अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ ऐसे है, बाद में क्या होगा भैया, हॉरिजॉन्टल अथी पर ही ये इधर फेंकाएगा m1 और नेचुरल लेंथ में बोल रहा है कि आ गया है, ठीक है, ये m2 यहाँ है, और जब नेचुरल लेंथ में आ जाता है यानी नो इलोंगेशन नो कंप्रेशन, तो इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग नहीं होगा स्टोर, ठीक है। इस साइड भाग रहा होगा कुछ वेलोसिटी से, ये इस साइड भाग रहा होगा कुछ वेलोसिटी से, है ना। अगर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी S से, तो कितना होगा, ये है हाफ के x0 स्क्वायर, कंप्रेस्ड है। यहाँ पर अगर बात करें स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या होगा, सिंस नो कंप्रेशन कुछ नहीं है भाई, तो कितना होगा 0। समझ में आ गया, ठीक है। हमको चाहिए वेलोसिटी क्या होगा, देखो तुरंत पता चल गया कि कम लगाएंगे तो लगा देते हैं कम। कम क्या कहता है भाई, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। जब भी पोटेंशियल एनर्जी आता है ना तो दो चीज़ समझ में आता है, ग्रेविटेशनल लगाओ, एक स्प्रिंग का लिखो।
एक ग्रेविटेशनल का लगाओ, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखो। ग्रेविटेशनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्या सरफेस से कुछ ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं, तो कहीं नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में है, हाइट में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, कहानी खत्म, इसको कहानी खत्म, ग्रेविटेशनल लिखना ही नहीं है, स्प्रिंग का खेल हो रहा है, तो सिर्फ स्प्रिंग का लिखेंगे। ठीक है, लिखें। स्प्रिंग कुछ है शुरुआती में क्या, बिल्कुल एक्स है, कंप्रेस हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर, हो गया इसका खत्म। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी शुरू में दोनों का कुछ काइनेटिक था क्या? नहीं, तो 0 0, ना m1 का कुछ है ना m2, और स्प्रिंग का तो काइनेटिक एनर्जी होता ही नहीं है, क्योंकि हाफ एम भी स्क्वायर करेंगे, ये तो मासलेस है, तो इसका तो लिखते नहीं है ना, m1 m2 का कुछ नहीं हुआ। चलो देखो अब देखते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइनली जो है ग्रेविटेशन का तो लिखना नहीं, स्प्रिंग का कुछ है क्या? नहीं, 0, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है, 0 हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाँ भाई ये भी है वो भी है, तो ये आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, सांसों में बड़ी बेकरारी, बच्चों हाफ 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 उड़ गया, तो बचा क्या, के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस क्या है m2 v2 स्क्वायर, यानी कि ना काम ये सब जो है वर्क एनर्जी सब लगा के बैठ गए। अब एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है, यानी हमको कुछ और चाहिए, तो कुछ और चाहिए तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम खोजो खोजो भैया। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है एक्सटर्नल? नहीं, सिंस नहीं है तो इस साइड लगा सकते हैं, तो लगाते हैं भाई। तो बोले इन एक्स डायरेक्शन में हम लोग लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बोले इनिशियली जितना एक्स में है फाइनली भी एक्स में उतना ही होगा। इनिशियली कितना है, तो ना पहला ब्लॉक चल रहा था ना दूसरा ब्लॉक, दोनों का मोमेंटम 0। फाइनली क्या होगा, m1 चला गया है पीछे तो माइनस v1, और m2 चला गया है आगे तो प्लस v2। ठीक ठाक है, ये इधर, यानी कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। एकदम तेज बना दूंगा, ये वीडियो खत्म होते होते ना किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। ए भाई बैठो शांति से, है ना, 3 चीज़ लगाओ, एगो कम लगाओ या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, COLM लगाओ। COLM जब भी लगाना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाना, ठीक है लगाते रहो, एक लगाओगे 2 वेरिएबल आ गया, एक और चीज़ लगाओ आंसर पाओ। कितना आसान है ना। अनिल कुमार मेरा नाम है, अनिल लिख दिया, चलो कुमार भी लिखो, दोनों लिख दिया, आंसर खत्म, बस इतने करना। कोई कुमार लिख दिया, कुमार लिख दिए तो अनिल लिख दो ना आगे, ठीक है। तो दोनों 2 ही चीज़ तो होना है, COLM और उधर में दोनों जो है ना कम और वर्क एनर्जी में कोई एक ठीक है। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आता है, लेकिन मैं उसको 2 कर दिया हूँ ताकि दिमाग के अंदर अच्छे से बैठ जाए भाई। अनिल कुमार एक ही नाम है मेरा, लेकिन 2 पार्ट है उसका, अनिल अलग कुमार अलग, ये आगे लगता है ये पीछे लगता है एक ही नाम आदमी का नाम, वही हाल है। तो यहाँ से ये हमको चाहिए क्या था, दोनों का वेलोसिटी चाहिए था, ठीक है। तो दोनों का वेलोसिटी चाहिए, तो भाई यहाँ पर हम 2 बार कैसे करेंगे, एक बार हम फाइंड करेंगे v1 और एक बार हम फाइंड करेंगे v2, ठीक है। चलो v1 निकालना है तो v1 रहना चाहिए, v2 हटाओ, तो v2 हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ देखो लिखता हूँ के एक्स नॉट स्क्वायर, v1 चाहिए तो भैया m1 v1 स्क्वायर रहने दो, m2 और v2 की जगह देखो यहाँ क्या लिखेंगे, m1 v1 बटे m2, क्या लिखेंगे v2 की जगह m1 v1 बटे कितना हो जाएगा m2, रिप्लेस कर दिए, कहाँ से, यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ भी v1 स्क्वायर निकल गया v1। अब लिखते रहिए 2 मिनट तक, तो इतना ये हो गया m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये m2 का स्क्वायर है, एक कटेगा तो नीचे एक m2 बचेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ बढ़िया से, है ना, फिर उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, m1 v1 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से एक m1 बाहर चला गया तो एक m1 बचेगा, यहाँ पर v1 स्क्वायर तो बाहर ही बटे m2, ठीक है, के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो m1 v1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम m2, ऊपर हो जाएगा m2 प्लस m1, m2 प्लस क्या हो गया m1। तो ये है के एक्स नॉट का स्क्वायर, हमें v1 चाहिए तो सब कुछ उठा करके इधर लेते चले आओ। तो के एक्स नॉट का स्क्वायर देखो इधर m2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और वो सब नीचे क्या है भाई m1 इंटू m1 प्लस m2, ये है क्या v1 स्क्वायर। तो अगर पूरा रूट लगा दे तो ये मेरा हो गया v1, क्या गया v1। तो
अगर V1 लिखना हो तो x नॉट आ जाएगा, देखो स्क्वायर है तो बाहर, रूट अंडर हो जाएगा m2k डिवाइडेड बाई m1 इंटू m1 प्लस m2। ठीक है, देखो V1 बराबर क्या आ गया, m2k डिवाइड बाई m1 इंटू m1 प्लस m2, यानी V1 निकाल रहे हैं ना तो नीचे 1 1 और ऊपर है उल्टा। ठीक है, तो नीचे सीधा सीधी है। ठीक है, m1 चेक करें जरा, आंसर यहीं पर है, आंसर के पीछे है भाई, नहीं यहीं है। हाँ, x नॉट इंटू m2k, अच्छा ठीक है, x नॉट इंटू m2k, x नॉट इंटू m2k, V1 क्या देखो x नॉट इंटू m2k डिवाइडेड बाई, बच्चों देख लो m1 यहाँ पर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 आएगा, है ना, यानी कि ठीक है आंसर लिखा हुआ, और उसी का जस्ट राइमिंग नीचे है दूसरा। चलो यहाँ m1 V1 इक्वल टू m2 V2 हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर करते हैं, देखो kx नॉट का स्क्वायर इक्वल टू, हमें V2 चाहिए तो V1 को हटाओ, तो V1 हटाएंगे, कैसे हटेगा, देखो m1 V1 इक्वल टू m2 V2, है ना, हम किसको हटा रहे, V1 को हटा रहे, तो V1 बराबर लिखेंगे क्या, m2 V2 डिवाइडेड बाई m1, क्या लिखेंगे, m2 V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 का होल स्क्वायर प्लस m2 V2 स्क्वायर। ठीक है, बस वही काम करते रहना है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तो ये m2 स्क्वायर है, ये V2 स्क्वायर है, ये कटेगा, एक m1 नीचे बचेगा प्लस m2 इंटू V2 का स्क्वायर m1 m2 V2 kx नॉट, कैसा लगता है ना। चले आगे, ठीक है, m2 V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक m2 यहाँ बच रहा है ऊपर, एक m1 बचेगा नीचे, और m2 V2 स्क्वायर कॉमन ही है तो यहाँ पर बचा +1, दिस इज kx नॉट का स्क्वायर। खुद से आंसर निकालने का कोशिश करो, हमेशा निकलना भी चाहिए, आप लोग तेज हो मैं जानता हूँ, खाली छुपा के रखते हो कि है ना, नहीं तेज है, नहीं तेज है सर, हम कमज़ोर हैं, बनता नहीं है हमसे सवाल। m1 ऊपर जाएगा तो ये m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई नीचे m1, जो कमज़ोर बोलेगा ना कि मेरे से सवाल नहीं बनता, मैं कमज़ोर हूँ, उससे मैं कट्टिस हो जाऊँगा, क्या हो जाऊँगा, कट्टिस। ठीक है, हाँ, तो अब हमें V2 चाहिए तो m1 इधर मल्टीप्लाई, तो m1 kx नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है भाई, m2, और वो आ जाएगा m1 प्लस m2, तो ये पूरा रूट लगेगा, ये क्या हो गया V2, हैंस V2 इक्वल टू x नॉट बाहर ले लो तो x नॉट आ जाएगा बाहर, ऊपर बचा m1 k डिवाइडेड बाई m2 इंटू क्या है m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई कर दो तो आगे ठीक है, वो तो कर ही लेंगे, है ना, m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, यहाँ हो जाएगा m2 स्क्वायर प्लस m1 m2, तो ठीक है, सटीक आंसर है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं बच्चों कि एन आइसोलेटेड पार्टिकल यानी कि सिंगल पार्टिकल, ठीक है, ऑफ मास m इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन xy, यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस तरह से समझ लो xy एक प्लेन में मूव कर रहा है अलोंग द x एक्सिस, यानी पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, अलोंग x एक्सिस। ठीक है, मास कितना है m, तो एक m मास का पार्टिकल है, मूव कर रहा है x एक्सिस में एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। इसका क्या मतलब हुआ, दो चीज़ देखो, एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, और एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जरा मैं आप लोग को अगर डायग्राम अगर कुछ दिखाऊं तो ऐसे देखो ये है क्या, ऐसे दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये है एक प्लेन, अगर ऐसे रखा हुआ ना इसका मतलब वर्टिकल प्लेन हो गया, और अगर ऐसे फ्लैट कर दो ना तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, लेकिन बोर्ड तो मेरा ऐसे, तो मैं तो ऐसा ही बनाऊंगा x एक्सिस y एक्सिस, लेकिन चल कैसे रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लियर हो गया, xy, दिस इज x, दिस इज y। ठीक, अलोंग द x एक्सिस चल रहा है, यानी कि ये जो लाइन यहाँ पर किनारे दिख रहा है ऐसे चल रहा है एक पार्टिकल x एक्सिस में, और कोई चीज़ x एक्सिस में चलता है का मतलब y एक्सिस में नहीं चल रहा है बोलोगे भाई ये तो सही बात है, मेरा नाम अनिल कुमार है का मतलब मेरा नाम सुनील कुमार नहीं है कि नहीं, यानी कि बच्चों अगर कोई चीज़ x एक्सिस में चल रहा है तो x कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएगा, इसका y जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, है ना, y कोऑर्डिनेट होगा 0। ठीक है, बोलता है क्या, एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, यानी ये जो प्लेन ऐसे है कितना हाइट पर है, तो बोले जमीन जो है ना, जमीन से कुछ हाइट पर ऐसे चल रहा है x एक्सिस में। ठीक, देखो इट सडनली एक्सप्लोड, कभी भी कुछ एक्सप्लोड करता है कि मतलब मोमेंटम होगा कंजर्व।
ठीक है, क्योंकि पता है कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगता नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है कोलिजन। तो इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस m/4 एंड 3m/4, दो पार्ट में टूटा। एन इंस्टेंट लेटर, कुछ देर के बाद, द स्मॉलर फ्रेगमेंट इज एट y इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोई पार्टिकल है m और ये चल रहा था x एक्सिस में, ठीक है, सवाल तो यही कह रहा है। तो भाई एक ही पार्टिकल था, यानी यही सेंटर ऑफ मास है। बाद में बोला है कि दो पार्ट में टूटा, एक जाता है y एक्सिस में। तो बच्चों देखो, है तो ऐसे समझ में आ रहा है कि पार्टिकल अगर x एक्सिस में जा रहा है तो y में तो कुछ है नहीं। मैंने डायग्राम ऐसे पलट देता हूँ ताकि समझ में आए कि ये y, और यहाँ से ठीक नीचे करेंगे तो दिस इज -y, ठीक। तो ये y, तो इसको क्या बोलते हैं, y', ठीक है, ये y डैश। तो भाई पूरा जो मास है, क्या यही सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं? और ये सेंटर ऑफ मास जो है, अगर जब ये एक्सप्लोड कर जाता है तो हमें बहुत अच्छा से पता है कि एक पार्टिकल हो सकता है इधर चले जाए, एक पार्टिकल उधर चले जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है कभी भी अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, जैसे वो चल रहा था बाद में भी वैसे ही चलते रहेगा। सेंटर ऑफ मास तब अपना ये चेंज करता जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आता, तब। कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है क्या? नहीं। सिंस एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू मूव इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस में चल रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, क्योंकि इट इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। तो ये वाई CM जो है क्या है, 0। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज हो नहीं रहा है, तो इनिशियली भी क्या होगा, इनिशियली भी वाई CM का जो होगा पोजीशन होगा 0, और फाइनली भी जो होगा वाई CM का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इट इज मूविंग कंटिन्यूसली इन एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल बोलता है, छोटा वाला जो स्मॉलर फ्रेगमेंटेड y इक्वल टू +15 सेंटीमीटर पर है, यानी एक पार्टिकल y एक्सिस में आफ्टर एक्सप्लोजन जो है भागता है यहाँ ऊपर, ठीक है, +15 सेंटीमीटर, यानी दिस इज +15 सेंटीमीटर। कौन सा पार्ट है, m/4। तो बोलता है कि दूसरा पार्ट किधर जाएगा, 3m/4। अंडरस्टूड है। हमको पता है एक्स एक्सिस में ही जाना है सेंटर ऑफ मास का, तो एक पार्टिकल अगर इधर तो दूसरा किधर जाएगा, गारंटीड पीछे जाएगा, ताकि जो है नेट जो है रहे एक्स एक्सिस पर ही। तो अंडरस्टूड है कि किधर जाएगा, जस्ट वाई एक्सिस में नेगेटिव कहीं जाएगा, लेकिन करके भी दिखा देता हूँ। तो कितना पर कोऑर्डिनेट ये रहेगा हमें नहीं पता, ठीक है, हम निकाल लेते हैं। निकाले कैलकुलेट करके, तो देखो क्या बोले भाई सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट का ये तो 0 ही रहने वाला है, तो बोलेंगे देखो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, m1 प्लस m2, ये होता है सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों उधर चला गया, कहानी खत्म। देखो अपने आप आ जाएगा कि वो किधर जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 विल बी इक्वल टू 0। तो देखो m1 y1 विल बी इक्वल टू उधर चला जाएगा तो -m2 y2। देखें अंडरस्टूड हो गया। यानी कि अगर एक पार्टिकल मान लो कि बोल रहा है +15 है तो ठीक माइनस लगा दो, दूसरा किधर हो जाएगा, माइनस। अब -15 मत बोल दीजिएगा कि y1 इक्वल टू -y2, आगे मासेस भी है, ठीक, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अब लिख देते हैं y1, हम बोल रहे हैं इसका, इसको मान लो बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं m1, छोटा वाला पार्टिकल को। तो ये m/4 चला गया +15 सेंटीमीटर पर, तो दूसरा जो है वो है 3m/4, वो किधर जाएगा हमें नहीं पता, निकाल देते हैं। ये IIT में आया हुआ सवाल है, देख रहे हो, एकदम सिंपल सा, ये छोटा सा। तो m/4 चला गया, 15/3 माइनस लगा देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू y2, तो 3 × 5 = 15, y2 इक्वल टू कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। y2 इक्वल टू कितना हो गया, -5 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, y2 इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सारे लोगों से बन गया होगा क्वेश्चन 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, यानी कोई एक बॉडी है, मान लो मास m है, कैसे है भाई, रेस्ट में, बोलता है कि 2 पीसेस में एक्सप्लोड किया, यानी ब्रेक किया, टूटा, ऑफ इक्वल मासेस, यानी कि इक्वल मासेस मतलब मान लो कि एक m/2 तो दूसरा भी है m/2। बोलता है कि द पार्ट्स विल मूव, किधर मूव करेगा, इन सेम डायरेक्शन अलोंग डिफरेंट लाइन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विथ इक्वल स्पीड्स, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विथ अनइक्वल स्पीड। तो बोलते हैं देखो भाई हमें नहीं पता, तो लेट ये v1 वेक्टर मान लेते हैं, अपने आप डायरेक्शन आ जाएगा। लेट ये भी किधर जा रहा है हमें नहीं पता, लेट v2 वेक्टर। हमको पता है कि रेस्ट से ब्रेक करेगा, ये एक्सप्लोड करेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दे। तो टोटल जितना इनिशियल मोमेंटम होगा पूरा बॉडी का, बाद में भी दोनों क्या होगा, सेम,
इनिशियली था रेस्ट पर, तो रेस्ट में हो गया। बाद में m/2 जो है वो जा रहा है कितना, v1 वेक्टर से, और दूसरा पार्टिकल जो m/2 है वो जा रहा है v2 वेक्टर से। अपने आप देखो आंसर आएगा, m/2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल कर दे, है ना, कहीं ऐसा डाउट नहीं पूछ लीजिएगा बच्चों कैसे कैंसिल हो गया सर। m/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया v1 प्लस कितना हो गया v2, तो ये 0, तो समथिंग बटे देख रहा 0 बटे ये क्या हो जाएगा 0, तो ये इक्वल टू v1 प्लस v2। यहाँ से आ गया v1 विल बी इक्वल टू कितना है माइनस v2। ऐसे भी कर सकते थे, ये इधर लेके आए थे m/2 काट दिया, v1 इक्वल टू माइनस v2। यानी क्या इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेलोसिटीज आर सेम बट डायरेक्शन इस क्या हो जाएगा, माइनस लगने के कारण क्या हो गया ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम यानी कि, और डायरेक्शन किधर है ऑपोजिट, तो भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा विद सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग जानते हैं कि अगर रेस्ट में है तो एक अगर इधर गया तो दूसरा गारंटीड इधर जाएगा। क्वेश्चन 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अच्छा ये अच्छी वर्मा सर का सवाल है ना। द हीरो ऑफ ए स्टंट फिल्म फायर्स 50 ग्राम बुलेट्स। हीरो ऑफ ए स्टंट फिल्म है ना, फायर करता है। बॉर्डर मूवी देखो है ना, सुन सटी का याद है पूरा, बस बस वैसे ही। द हीरो ऑफ ए स्टंट फिल्म फायर्स 50 ग्राम बुलेट्स फ्रॉम ए मशीन गन, धन 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 धन, फायरिंग जो होता है, ठीक है ऐसे। हाँ, तो बुलेट का मास कितना दे के रखा है 50 ग्राम, ईच एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बुलेट फायर हो रहा है कितना से, हर एक बुलेट का, 1 बुलेट की अगर बात करें तो वो दे के रखा है 1 किलोमीटर पर सेकेंड से फायर हो रहा है, मास 50 ग्राम है। बोलता है इफ ही फायर्स 20 बुलेट्स इन 4 सेकेंड्स, कितना बुलेट, 20 बुलेट वो फायर अगर करता हो इन 4 सेकेंड में। ये वही हाल है मेरा वाला जो कहानी बता रहा हूँ ना, 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना देख रहे हो, 20 बुलेट फायर करता है 4 सेकेंड में, ठीक है। फिजिक्स इससे नहीं चलता, फिजिक्स चलता है 1 कलम यानी कि 1 सेकेंड में कितना फायर करेगा वो बताओ। देखिए हर जगह पे यही है। बोलता व्हाट एवरेज फोर्स डज ही एग्जर्ट अगेंस्ट द मशीन गन ड्यूरिंग दिस पीरियड। गन बुलेट, एक बुलेट की कहानी समझते हैं। जैसे मारे ट्रिगर धड़ाक, एक बुलेट निकला इधर, कुछ मोमेंटम से निकला है ना, मतलब कुछ उसका चेंज इन मोमेंटम होगा। इनिशियली बुलेट रेस्ट में, गन भी रेस्ट में, तो बुलेट निकला धड़ाक से m1 v1 से, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा m1 v1 माइनस 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था। तो बुलेट निकलता है आगे तो गन को झटका देता है पीछे। अब हम कंधा पे ऐसे करके रखे हुए हैं, है ना। अब जैसे एक मारे फायर धड़ाक से आगे, मेरा कंधा पर धक्का लगा इधर, तो बोलता है कि सस्टेन करने के लिए हमको कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो है ना, ऐसा नहीं कि एक बुलेट फायर किए तो मेरा कंधा को ही लेके उड़ गया, तो भैया हम दूसरा बुलेट कैसे फायर करेंगे, है ना। तो हमको दन 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 फायर करना, झटका लगते जा रहा है, कितना ताकत लगा करके सस्टेन किए हुए। तो देख लो, चेंज इन मोमेंटम बुलेट का होगा उधर, गन का होगा इधर, लेकिन हमको गन को रोकने के लिए फोर्स लगाना होगा ऐसे करके, तभी रुकेंगे। यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द, देखो बुलेट होगा किधर, उधर, गन भागेगा इधर, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन होगा इधर, हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे इधर, फोर्स एक्सर्टेड बाय हीरो ऑफ द फिल्म, वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अच्छा, यानी कि जितना मोमेंटम गन पर लग रहा है, चेंज हो रहा है, बस उतना बता दो कि क्या है, बस उतना ही ताकत अगर लगा दे फोर्स, तो ये भैया हम सस्टेन करके रख लेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, फोर्स बराबर होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर एक बुलेट अगर फायर हो रहा हो, ये मोमेंटम किसका, गन का, ठीक है। हाँ, तो एक बुलेट का, तो एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, है ना। अगर n बुलेट्स अगर फायर हो रहा हो तो भाई क्या करें, तो टोटल जो फोर्स हो जाएगा एक्सर्टेड, वो n टाइम्स कर देंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ जो भी गन, डिवाइडेड बाई क्या है, देखो डेल्टा t, ठीक है। हाँ, हालांकि एक चीज़ अभी देखो बताता हूँ बहुत अच्छा से, कि चेंज इन n बुलेट जो है, बोलोगे सर क्या बुलेट और गन कर रहे हो, बताता हूँ। देखो ये बुलेट, क्योंकि फायर गन n गन से नहीं कर रहे हैं, फायर हम n गन से नहीं कर रहे, कहता है n बुलेट्स फायर कर रहे हैं, तो जितना बुलेट फायर टोटल होगा, ठीक है, यही हो जाएगा बच्चों चेंज इन टोटल मोमेंटम ऑफ द गन, वही हो जाएगा मेरा फोर्स। बताता हूँ कि क्या, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ बड़ा सिंपल सा। हमें पता है कि भाई ये है गन और ये मेरा क्या है, बुलेट, ठीक है। इनिशियली देखो, सिंस फायरिंग जब होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, शुरू में दोनों था रेस्ट में, बाद में क्या हुआ, बुलेट गया आगे, ये गया पीछे। m1, इसको m1
और इसको v1 मान लो, गन को m2 मान लेते हैं, ये पीछे गया लेट इट बी v2 से, तो हम जानते हैं कि भैया देखो m1 हो गया प्लस v1 आगे गया, गन जो है m2 ये गया है पीछे, तो ये v2 हो गया, माइनस ये इधर अगर आएगा तो देखो कैसे लिख देंगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये क्या हो गया, यानी कि मोमेंटम ऑफ द जो बुलेट होगा वही हो जाता है मोमेंटम ऑफ द क्या चीज, गन। दोनों का मोमेंटम क्या होता है, सेम, बस डायरेक्शन वाइज देखोगे इक्वल एंड ऑपोजिट है। अगर वेक्टर लगा दें यहाँ पर तो एक इधर तो दूसरा इधर, तो जब दोनों का मोमेंटम सेम है तो अब हमको किसका पैरामीटर सब दे के रखा है, बुलेट का, तो बस बुलेट का निकाल लो ना, जो बुलेट का आएगा वही गन का हो गया। इसीलिए मैं यहाँ क्या बोला, देखो बुलेट्स का निकालो, क्योंकि n बुलेट्स फायर कर रहे हैं, एक बुलेट का निकालोगे जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा यहीं पर, अगर मैं बुलेट अब बटे टी अगर कर दूं, गन में भी मैं बटे टी कर दूं, तो क्या फर्क पड़ता है, देख लो जरा, है ना। n बुलेट्स फायर करेंगे तो n कर लो, तो टोटल कितना चेंज इन मोमेंटम होगा वो निकालो, और वही हो जाता है क्या चीज, फोर्स। तो ये सब एक एक बुलेट का है, n बुलेट्स कर लिए तो ठीक है, टोटल फोर्स निकल जाएगा। समझ में आ गया बढ़िया से। तो हम सीधे सीधी बच्चों कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, देखो कैसे निकालेंगे, n कितना बुलेट्स फायर किया जा रहा है, 20 बुलेट्स इन 4 सेकेंड, तो देखो कैसे लिखोगे, ये क्या, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, यानी n बटे डेल्टा टी, n बटे डेल्टा टी। तो बोले भैया 4 सेकेंड में 20 बुलेट्स फायर हुआ, ऐसे। सवाल है कि 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20 बटे क्या हो जाएगा 4, दिस इज क्या, बुलेट्स पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, ये क्या है n बटे टी, यानी n बटे टी का वैल्यू कितना हो गया मेरा 20 बटे 4, तो पर सेकेंड मतलब क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर दे बच्चों, 20 बटे क्या हो जाएगा 4, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट, एक बुलेट का निकालो, n से मल्टीप्लाई किया, एक बुलेट का कितना होगा चेंज इन मोमेंटम, कितना होगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ कितना बुलेट, कितना बुलेट के लिए, एक बुलेट का क्या होगा, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस हो जाएगा कितना 0, फाइनली माइनस इनिशियली रेस्ट में था। मास कितना है 50 ग्राम, तो ग्राम मतलब बटे 1000 कर दो तो केजी में कन्वर्ट हो गया। वेलोसिटी कितना है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 1000 चला गया, आंसर आ रहा है 50। SI यूनिट बचो मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी है तो kg और मीटर पर सेकेंड, यानी 50 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये हो गया कितना 50, तो यही है टोटल कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। एक बुलेट रहता ना तो सीधे यही हो जाता, कितना, इतना बुलेट्स का चेंज इन मोमेंटम, कितना है टोटल फायर किया, n से मल्टीप्लाई हो गया, देखो n बुलेट्स का चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हो गया, बस ये गया 4 पचे 20, तो टोटल फोर्स आ जाएगा 5 पचे 25, इतना, यानी कि कितना 250 न्यूटन। तो ना देखो लिखना बड़ी आसान है, फॉर्मूला बोलेंगे हाँ n बटे डेल्टा टी, n बुलेट्स लगा दो, है ना, हो सकता है 1 मिनट में भी किन्हीं लोग को समझ में आ जाए, लेकिन यार सब लोग को सब कुछ समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा सा बच्चों टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो 250 न्यूटन कहाँ है भाई, 250 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्मूथ सरफेस विथ ए स्पीड इतना बर्स्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कंटिन्यूइंग इन द सेम डायरेक्शन। बस देखो एक कोई ब्लॉक है मूविंग कितना स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से, बर्स्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो लेट अगर इसका मास m है तो दो पार्ट क्या क्या हो जाएगा m बटे 2 m बटे 2, यानी एक हो गया m बटे 2 और एक और हो जाएगा कितना m बटे 2। बोल क्या रहा है देख रहे हो, पार्ट्स कंटिन्यूइंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करता है। तो लेट ये v1 से चल रहा है, ये वाला v2 से चल रहा है ना। और ऐसे भी देखो हमें पता है कि इनिशियली अगर टोटल सेंटर ऑफ मास चल रहा है अगर एक्स एक्सिस में मतलब हॉरिजॉन्टली, तो बाद में टकराने के बाद भी जो है ना नेट एक्स एक्सिस में ही आना चाहिए। तो ये देखो दोनों एक्स एक्सिस में तो ठीक है, मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि ये बर्स्ट किया दो भाग में, ठीक। बोलता है इफ वन ऑफ द पार्ट्स मूव एट 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ये v1 दे के रखा है कितना है 30 मीटर पर सेकेंड से, बोलता है विथ व्हाट स्पीड डज द सेकेंड पार्ट मूव, सेकेंड वाला कितना से मूव करेगा v2 इक्वल टू। तो हम क्या करें भाई, बर्स्टिंग हुआ है COLM लगा दो, एक्सप्लोजन तो और आसान होता है, तो इनिशियल और यही हो जाएगा फाइनल। m1 v1, अच्छा राइट साइड है तो प्लस लिख करके ऐसे करो, फाइनली देखो क्या है m बटे 2 राइट साइड जा रहा है 30 से, प्लस m बटे 2 ये कितना से जाएगा हमें नहीं पता, v2 वेक्टर लगा करके रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए m m m चला गया,
ये है 20, ये है 30/2, कितना आ जाएगा +15, प्लस ये है V2 और बटे कितना है 2, प्लस माइनस जो आएगा अपने साइन के साथ आएगा, 20 में से 15 चला जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 इक्वल टू V2 बटे कितना है 2। तो V2 इक्वल टू आ रहा है कितना +10 मीटर पर सेकेंड। वेक्टर लगा हुआ है तो प्लस माइनस जो है ना एक्चुअली वो डायरेक्शन हमें दे रहा है बच्चों। क्या दे रहा है? डायरेक्शन। बोलोगे सर वेक्टर लगा हुआ यहाँ पर तो आई कैप जे कैप आपने दिया ही नहीं है, दिया हुआ प्लस का मतलब राइट साइड, ठीक है, डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड +10। देख रहे हो ऑप्शन में -10 भी रहता है, सेम आंसर में प्लस माइनस भी है। कोई गलती अगर किए तो बस धड़ाक से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, A car of mass capital M is moving with a uniform velocity v on a horizontal road। एक कोई कार है, एक कोई कार है, ठीक है, मास कितना है m, मूविंग ऑन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेलोसिटी से चल रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। व्हेन द हीरो ऑफ ए हिंदी फिल्म, ये एच.सी. वर्मा सर को हीरो से लग रहा बड़ा प्यार है ना हमेशा हीरो को जंप करा देते हैं, हीरो हीरो हीरो। देखो हीरो से फायर करवा रहे एकदम, बॉर्डर मूवी का शूटिंग। देखो व्हेन द हीरो ऑफ ए हिंदी फिल्म ड्रॉप्स हिमसेल्फ ऑन इट फ्रॉम अबव, है ना, होता है ना, धड़ाम से ऐसे कूदे। पठान मूवी देखा है ना आपने, जब शाहरुख खान मुश्किल में फंसते हैं, धड़ाक से ऊपर से आते धड़ाम से ना, ऐसे सलमान खान आते एंटर, हाँ, तो हीरो ऑफ ए हिंदी फिल्म जम्प्स ऑन इट फ्रॉम अबव, ऊपर से कूद गया हीरो, ठीक है, ऐसे धड़ाक से। बोलता है कि टेकिंग द मास ऑफ द हीरो टू बी m, इसका मास कितना है m, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द इवेंट। तो देखो क्या है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भैया ये था इनिशियल, फाइनली हुआ कि बाद में जब है ना पठान को दिक्कत हुआ तो टाइगर को तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो ये कितना वेलोसिटी से बाद में चलेगा हमें नहीं पता, v' मान लेते हैं। कब? जब हीरो ऑफ ए हिंदी फिल्म जिसका मास m है जंप करता है इस पर, ठीक है, इसका मास है m। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर द इवेंट। तो देखो क्या है, हीरो ऑफ ए हिंदी फिल्म जंप्स ऑन ये कार, तो भाई जंप कैसे किया? ऐसे करके जंप करके आया, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में आया है ना। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा है क्या? सोचो जरा सा, सोचो। नहीं, देख रहे हो, जंप्स ऑन इट फ्रॉम किधर? अबव। अबव का मतलब क्या होता है कि ऊपर से इसे जंप करके आया वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल भी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन सब कुछ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो सिंस इन एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई फोर्सेस नहीं है एक्सटर्नल, तो भैया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जितना एक्स में है ना, फाइनली भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इनिशियली कितना है? तो सिर्फ एक m है जो राइट साइड जा रहा था, कितना से? v से। वही जिस ट्रेन में जा रहे थे पठान, फिर सलमान खान जंप मारे, धड़ाक से आए अंदर, घुसे, धड़ीम धड़ाम हो गया बाद में क्या हुआ? m, अब देखो बच्चों क्या है, ये तो इसके में आ गया, यानी उस ट्रेन में क्या है, शाहरुख खान और सलमान खान दोनों आ गए। तो अब ट्रेन कितना स्पीड से चल रही है, ठीक, तो दोनों है एक साथ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, m प्लस कैपिटल M, ठीक है। और वो कितना स्पीड से आएगा हमें नहीं पता, तो बस यही आंसर हो गया। देखो v' बराबर हो जाएगा कैपिटल M इंटू v डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस क्या है, कैपिटल M। तो आप पठान मूवी देखे कभी ना, तो ये सब सोच लेना कि है ना कि व्हाट इज द वेलोसिटी, जब जंप किए तो पूरा कैलकुलेट करिएगा कॉपी में बैठ करके, ठीक है। v' इक्वल टू हो जाएगा m भी बड़का m भी कहाँ है भाई, बड़का m भी कहाँ है, हाँ बड़का m भी यहाँ, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है, m प्लस m, ठीक है ना। हाँ, कार का मास क्या है, कैपिटल M, सही है, क्योंकि छोटा m भी रहता दिया हुआ चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए बॉय ऑफ मास 25 kg स्टैंड्स ऑन ए बोर्ड ऑफ मास 10 kg। अच्छा, एक बोर्ड है 10 kg का, इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है, कितना kg का, 25 kg का, ठीक है। बोलता है कि विच इन टर्न इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल आइस सरफेस। अच्छा, यानी कि ये खुद जो बोर्ड भी है ना, वो एक आइस सरफेस पे क्या है, खड़ा है। इसका मतलब ये कैसा है भैया, आइस का मतलब क्या हो गया, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है नहीं इसमें, ठीक। ए बॉय जो है खड़ा है एक बोर्ड पर, और बोर्ड विच इन टर्न इज ऑन द आइस सरफेस, ठीक हो गया। तो बोलता है द बॉय मेक्स ए जंप, ये बच्चा, ये जो लड़का है कूद जाता है, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द बोर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, वही वाला गन बुलेट का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू गन देता है, हमें जब COLM लगाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, ठीक। तो लेट है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जंप किया है, तो बच्चा को यहाँ खड़ा करते हैं,
25 kg का है ये देखो जंप करता है किधर, आगे की ओर, कितना से 5 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द बोर्ड। ये वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड, ना कि ग्राउंड, यानी कि आई सर ग्राउंड से नहीं। विथ वाट वेलोसिटी दस द बोर्ड रिकॉइल, बोर्ड कितना से पीछे भागेगा। तो हमको पता है, बहुत जंपिंग वाला सवाल करवाएं कि जब ऐसे जंप करते हैं ऐसे, तो गारंटीड पैर से दबाते हैं किधर, सरफेस को ऐसे, तभी तो हम जंप करते हैं। ऐसे दबाएं तो हम इसको दबाएं, धड़ाक से ग्राउंड मेरे पर एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। जब ऐसे जंप करते हैं तो ये जो बोर्ड है वो हम पर फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स उधर, तभी तो हम जंप कर पाते हैं। और सिंस वो उस पर इधर, मतलब वो इस पर इधर, जिसके वजह से ये कुछ वेलोसिटी से भागना चालू कर देता है किधर, इधर। अगर सोचो ना कोई बोर्ड हो, वहाँ पर साबुन सर्फ पूरा तेल सब लगा करके पूरा खड़ा कर दे, ठीक, और मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ, आप बोले जंप करो जरा, ऐसे पैर करोगे ना, जंप करने को मार धड़ाम से गिर जाएंगे कभी जंप ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो फ्रिक्शन है वहाँ, ठीक, वो मारा उसको इसको, जिसके वजह से ये इधर भागता है, ठीक है। तो हम क्या करें, बोले सिंस जंप कर रहा है, देखो ये बोर्ड और ये जो है बॉय, ये सब को उठा करके अगर हम एक सिस्टम माने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है बच्चों, गौर करो। अगर मैं बोलूँ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो है ना क्या है, 0। देखो फ्रिक्शन जो हो गया, पता है कैसा फोर्स, बोलोगे सर फ्रिक्शन तो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो इंटरनल फोर्स हो चुका है। इंटरनल फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं होता, पूरा बोर्ड और ये अगर हम सिस्टम मान ले तो ये सब देख रहे हो सिस्टम के अंदर की बात है, घर के अंदर की कहानी। अगर ग्राउंड अगर फ्रिक्शन होता तो ये एक्सटर्नल हो जाता, वो फोर्स लगाता, लेकिन ग्राउंड स्मूथ है भैया, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये कूदा आगे, तो ये भागा पीछे। आप ऐसे समझो गन है, बुलेट है, फायर हुआ विथ रेस्पेक्ट टू बोर्ड, कैसे लिखेंगे, COLM लगाओ इन एक्स डायरेक्शन। जैसे लगाएंगे तो होगा क्या, तो टोटल मोमेंटम इनिशियली जितना एक्स में है फाइनली भी क्या होगा, वही होगा, बिल्कुल सेम। लिखे तो इनिशियली देखो क्या, इनिशियली ये सब क्या चीज़ में था, रेस्ट में। तो भाई लड़का भी रेस्ट में है, बोर्ड भी रेस्ट में। बाद में क्या हुआ, लड़का जंप किया आगे, तो कैसे लिखेंगे, m1 मास है, लेकिन ये v1 लिखो कैसे, देखो 5 मीटर से आगे भागा, 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन सिंस ये रिकॉइल कर गया पीछे तो -v2 कर देंगे। ये हो गया है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक ठाक है ना, हमेशा यूज़ किया करो। 5 - v2 वो हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस बोर्ड का कितना है भाई 10 kg, और वो किधर भागा, पीछे, कितना से, v2 से, बस हो गया। 0 = 25 125 - 25 v2 - 10 v2, ये 25 10 कितना हो जाएगा, 35। तो v2 = बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 125, ये 35 आएगा, डिवाइड कर दो 35, तब 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 25, यानी कि 25/7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोर्ड विथ विच इट विल रिकॉइल, ठीक है। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, ये हो गया ना 25/7, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं बच्चों। अरे बाबा, ये HC वर्मा का सवाल है, बड़ी अच्छा सवाल है ना, बहुत बढ़िया सॉल्ड एग्जाम्पल है, सोच लो, लेकिन बहुत तगड़ा सवाल, ठीक है। देखते हैं, द ब्लॉक्स M and M, एक छोटा m एक कैपिटल M, आर केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो भैया ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। पहले समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या है इसमें, ठीक। एंड आर एट रेस्ट, सब रेस्ट में, ठीक है। द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, यानी भाई स्प्रिंग अभी जो है ओरिजिनल लेंथ में है, अनस्ट्रेच्ड मतलब कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं है, ठीक है। बोलता है क्या, हाँ, द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M। अब देखो क्या है, टू पुल इट, इसको पकड़ के खींचता है। तो भाई हम सिस्टम किसको मानते हैं, मोशन करेगा कौन, जब पकड़ करके खींच रहा है तो ये ब्लॉक ऐसे घसकेगा, स्प्रिंग भी आगे घसकते जाएगा, तो ब्लॉक और स्प्रिंग को हम मानते हैं सिस्टम। तो जैसे ही ब्लॉक और स्प्रिंग को आप सिस्टम मानोगे तो कौन कौन एक्सटर्नल फोर्सेस है, तो वर्टिकल को तो जनरली हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, ठीक। तो देखो मैं अगर बोलूं कि ये पूरा को जब हम मानेंगे सिस्टम, तो हम देख रहे हैं क्या कि F जो मेरा हो गया ना, वो कैसा फोर्स हो जाएगा, ये सिस्टम के बाहर की बात हो जाएगी और लगा एक्सटर्नल फोर्स। अभी तक एक्सटर्नल लग नहीं रहा था, अब लगा, ठीक। बोलता है क्या, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग।
तो सोचो जरा विजुलाइज करके, ग्राउंड से अगर हम देखें, ग्राउंड से तो देखें कि ये पकड़ के खींच रहा है, तभी अनस्ट्रेच्ड है। एम जो है घसकते जाएगा, स्प्रिंग टनाते जाएगा, यानी खिंचाते जाएगा। धीरे में जैसे स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ तो ये स्प्रिंग फोर्स इस पर इधर लगेगा तो ये भी घसकते जाएगा, ये भी घसक रहा है, तो फोर्स लग रहा है। एम ऐसे आगे जा रहा है, स्प्रिंग खिंचा रहा है, ये एम भी आगे जा रहा है, लेकिन फोर्स लगते जा रहा है तो खिंचाते जा रहा है। देखो क्या होगा, एक्सटेंड होते एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय स्प्रिंग जो है जितना खिंचाना है खिंचा गया। मैक्सिमम जब एक्सटेंशन हो जाएगा तो ये और ये दोनों कैसा कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेगा, है कि नहीं। किसी भी स्प्रिंग को जैसे यहाँ है उसको पकड़ खींचोगे तो ये खिंचाया, उसके बाद स्प्रिंग पूरा जितना टाइट होना टाइट हो गया, अब वो एक वायर जैसा बन गया। अब खींचते जाओगे तो कॉमन वेलोसिटी से चलते चला जाएगा, यानी कि जिसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, बताओ कि कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। ठीक, अब ये दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक को अगर हम हटा करके देखें कि भाई दो ब्लॉक है, अच्छा कोई बात नहीं। एक्सटर्नल फोर्सेस जब भी किसी सिस्टम पर लगता है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या करता है बच्चों, एक्सेलरेट करता है। पहली बार आ रहा है ना, अब तक एक्सटर्नल लग नहीं रहा था। सिंस एक्सटर्नल फोर्स, सिंस एफ एक्सटर्नल इज एक्टिंग, तो अब जो पूरा दो बॉडी का मेरा पूरा जो सिस्टम है तो हम लोग बोलेंगे सो सेंटर ऑफ मास विल क्या करेगा, एक्सेलरेट, पहली बार। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास ये दोनों बॉडी का कहाँ है, लेट कहीं मान लेते कि यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास कर क्या रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। कितना से एक्सेलरेट कर रहा है, लेट इट बी ACM। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जैसे सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा तो निकालते कैसे हैं, तो ये होता क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो बताओ, डिवाइडेड बाई टोटल मास, m टोटल, है ना। ये बहुत बार हम देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन, मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास जो एक्सेलरेट करेगा उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सटर्नल, ना कि इंटरनल। स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है kx, लेकिन वो इंटरनल है, उसकी वजह से नहीं एक्सेलरेट करता है, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल है कितना, सिर्फ एक, कैपिटल F, डिवाइडेड बाई टोटल मास है कितना, m प्लस m। तो दिस इज इक्वेशन नंबर हो गया 1। बच्चों देखो क्या है, जब भी कोई चीज़ जो है ना, देखो दो मासेस है, दोनों मास को हटा देते, एक हो गया सेंटर ऑफ मास। तो डायरेक्ट जैसे ही हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं ना, तो समझो दोनों को हटा करके बस हो गया, एक कॉमन चीज हो गया। ठीक है, लेकिन उसमें अंदर दो चीज समाया हुआ है, दो मासेस है एक्चुअली, उसका सेंटर ऑफ मास है। तो देखो क्या है, एक चीज बताता हूँ तो आप विजुलाइज करोगे कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। कभी भी कोई लिफ्ट का सवाल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे, एक लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा हो और हम ग्राउंड से देख रहे हैं कि भैया ये लिफ्ट जा रहा है, ठीक है, लेकिन लिफ्ट के अंदर जा करके कोई मास है और उसका हमको स्टडी करना है, तो हम करते क्या थे, तो बोले यार ग्राउंड से देखे पहले लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है और लिफ्ट के अंदर जा करके कोई मास है उसके बारे में स्टडी करना है हमें, तो बड़ा मुश्किल है। तो हम उठ करके कहाँ चले जाते थे, लिफ्ट में जो एक्सेलरेट कर रहा है उसमें जाके बैठ जाते थे। ये कौन है भैया, ये है हम। और जैसे ही हम बैठते हैं तो हमें अब लिफ्ट कैसा नजर आएगा, रेस्ट में। क्या नजर आएगा, रेस्ट में। जैसे कोई ट्रेन एक्सेलरेट कर रही हो, ग्राउंड से देखे तो उड़ा रही है ट्रेन, लेकिन भैया अगर हम ट्रेन में ही जाके बैठ जाए तो हमें ट्रेन का जो सरफेस है, ट्रेन में जो सीट है, हमें नजर आएगा कि उड़ाते हुए, नहीं नजर आएगा, हमें तो सब रेस्ट में नजर आएगा। तो जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठते हैं तो हमें लिफ्ट अब रेस्ट में नजर आ रहा है। जैसे रेस्ट में नजर आता है तो अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, बड़ी आसानी से दिखाई देगा कि वाह, है ना, क्या हो रहा है, ठीक। लेकिन जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठते हैं हमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो सूडो फोर्स किधर लगता है, सिंस हम बैठे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर, तो भैया जिसका एनालिसिस करे उस पर सूडो फोर्स लग जाएगा ठीक नीचे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होता है सूडो फोर्स, सूडो फोर्स जो है लगा नीचे, ये होगा क्या, कौन से मास का आप स्टडी कर रहे हो और कौन सा एक्सेलरेटेड फ्रेम में आप बैठे हो, उसका एक्सेलरेशन m इंटू ए नॉट। ये समझ में आ गया, लगता किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पर क्या है, एक है सेंटर ऑफ मास, ये एक्सेलरेट कर रहा है कितना से, ACM से। ग्राउंड से जब हम देखें तो, ठीक है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है A0 से, ग्राउंड से देखें तो, और लिफ्ट के अंदर एक्चुअली एक मास है जिसका स्टडी करना है, ठीक, ये एक्सेलरेट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास के अंदर एक्चुअली दो मासेस है, इसके अंदर दो मासेस है, एक है कैपिटल M, एक है स्मॉल m, जिसका कि हमको स्टडी करना है। तो हम क्या करें, सेम कहानी, हम जा करके सेंटर ऑफ मास पर जाकर बैठ जाएंगे, यहीं जाके बैठ जाएंगे।
तो जब भी आप बैठोगे ना और उसके बाद आप इसका स्टडी करो चाहे इसका स्टडी करो, जा रहा है किधर, ये आगे की ओर, हमको इस पर भी एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर भी एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। किधर, हम जिधर जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मास किसका लिखते हैं, जिसका स्टडी कर रहे हैं। देखो ये कैपिटल एम है, यही सब नहीं समझ में आता है ना, जिसके कारण फिजिक्स बड़ी मुश्किल लगता है। इसीलिए अच्छी वर्मा सर देखो नाम रखे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। भैया रटंती विद्या बिल्कुल भी ना चले, कॉन्सेप्ट है क्या क्लियर तो ठीक है नहीं तो छोड़ दीजिए, अच्छी वर्मा सर बनाना बनेगा ही नहीं बुक। ये देखो तो इस पर हम एक्सेलरेट इधर कर रहे हैं, हम इसका एनालिसिस करेंगे। भैया इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा किधर, देखो ये मास I/2 हो जाएगा ACM, क्योंकि हम जिसमें बैठे वो एक्सेलरेट कर रहा है ACM से। ठीक है, फिर इसका एनालिसिस कर रहे हो, इस पर भी सूडो फोर्स किधर लगे, अपोजिट डायरेक्शन में जिधर हम बैठे हुए। इसका मास I/2 क्या हो जाएगा ACM। ठीक ठाक है, तो ये पूरा डायग्राम जो है इसको बना लीजिए बढ़िया से। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है बड़ी मुश्किल लग रहा होगा बच्चों ना, अब मेरे को भी लग रहा है कि है ना, दिक्कत तो लगता है लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ही चीज़ें समझते हैं। देखो क्या करें, यहाँ बताता हूँ। मैंने जब अच्छा सवाल आता है तो उसको बहुत अच्छा से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिस इज़, ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है भाई, एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, इस पर जो लगा M/ACM, इस पर लगा जो छोटा M/ACM, ये कैसा है, तो ये हो गया सूडो, कैसा हो गया सूडो फोर्स। ये कैसा हो गया भैया, ये हो गया सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है। यहाँ पर कौन बैठ गया है, हम, यानी कि मैं, और मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ कितना से, ACM से। ठीक है, अब बच्चों सोचो जरा, जैसा ही हम ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी, हम ट्रेन में ही बैठ गए। अब उसके बाद देखिए तो सब सीट वगैरह सब रेस्ट में नजर आ रहा है। ये दोनों जो मासेस है, एक को ऐसे पकड़ के खींचा जा रहा है, दोनों ऐसे जा जरूर रहा है, लेकिन जब हम बैठ गए जाते हैं ना एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो हमें जब रेस्ट में नजर आ रहा है तो देखेंगे कि हमें देख रहे हैं कि भाई स्प्रिंग खिंचा रहा है, स्प्रिंग खिंचा रहा है। तो कैसे खिंचा रहा होगा, तो जैसे ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो देखते हैं कि मान लो कि कोई आदमी बैग लेकर के इधर जा रहा है तो आपको डायरेक्ट नजर आएगा हाँ बैग लेकर के जा रहा है। एक आदमी को ट्रॉली इधर लेकर के इधर जा रहा है तो आपको डायरेक्ट नजर आएगा एक आदमी ट्रॉली लेकर जा रहा है, एकदम सिंपल सा है ना। और ट्रेन रेस्ट में, तो वही बात है, ये क्या हो गया, हम रेस्ट में आ गए भाई साहब। अब देख रहे हैं कि ये जो है देखो, स्प्रिंग स्ट्रेच होने का मतलब क्या होता है कि ये इधर खींच रहा होगा, ये इधर खींच रहा होगा। देखो कौन सा फोर्स खींच रहा है वो भी हमें दिख रहा है, तो ये इधर खींचते जाएगा, ये इधर खींचते जाएगा, खींचते जाएगा, खींचते जाएगा। तो हम ऐसे हैं, एक मास M को ऐसे पकड़ करके खींच रहा है, कैपिटल M को, स्प्रिंग टना रहा है, ये छोटा M ऐसे खींच रहा है, स्प्रिंग टना रहा है, टना रहा है, टना रहा है। भैया जिस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद भी टानते रहेंगे, तोड़ देंगे जाके, क्या नहीं तोड़ना नहीं है तो जिस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा तो हम यहाँ से देखेंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है, खींच करके वो रुक जाएगा। जितना मैक्सिमम एक्सटेंड करना है ये भी एक्सटेंड कर रहा है, जितना खींचना है खींच लिया, फिर जा करके रुक जाएगा। यानी कि ये जो है कितना आगे खींचेगा, ठीक है। लेट ये खींचा बच्चों कितना, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग था ना, वहां से लेट x1 खींचा और उसके बाद आके रुक जाएगा। लेट इसको कितना है x2 खिंचाया इधर और ये जाकर के रुक गया। यानी कि देखो क्या m1 ये फाइनली जब x2 खिंचा जाएगा तब एक मिनट सिंबल जरा सही दो, तो ये v2 कितना हो जाएगा 0, जब क्या है मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा तब। और ये कितना है कैपिटल M, ये जितना खिंचा है x1, तो भैया वेलोसिटी v1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, कब, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा तब। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सब कुछ बढ़िया से, ठीक है। बोलोगे सर सवाल बनेगा कैसे, तो इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, एक्सटर्नल क्या लग रहा है, क्या बिल्कुल लग रहा है, कैपिटल F इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स तो है, स्प्रिंग फोर्स तो बच्चों है ना, लग रहा है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव यानी कि फ्रिक्शन कहीं है क्या, है क्या, नहीं है। अच्छा सूडो फोर्स कहीं है क्या, यहाँ पे है सूडो फोर्स, सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स है तो है। हम लोग को पता है कि, यानी कि अब समझ में आ रहा, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलो लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों। क्या है कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल काम करेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स,
ये सब जो काम करेगा विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सूडो फोर्स यहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल है, कंजर्वेटिव तो है ही। हम जानते हैं, देखो ये चीज़ तो बहुत बार बता चुका हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, क्या चीज़, माइनस डेल्टा यू। ये तो कॉपी किताब के कवर के ऊपर मैंने लिखवा दिया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जब भी जरूरत पड़े माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ पर बच्चों देखो होगा क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू, सॉरी प्लस, ये हो गया कितना, माइनस डेल्टा यू, प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली क्या था, दोनों मास रेस्ट में, तक हाफ एम वी स्क्वायर 0 0 0, हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे, देख रहे हैं क्या, फाइनली जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा तो ये भी रेस्ट में आ गया और ये भी क्या आ जाएगा, रेस्ट में, क्योंकि फाइनली एक्सटेंड हो गया है और हम तो रेस्ट में हैं ही। तो भैया फाइनल भी रेस्ट में है, इनिशियल भी रेस्ट में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है बच्चों, 0, यानी कि ये हो गया कहानी खत्म। तो रीजन क्या है कि इनिशियल भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनली भी क्या है, 0। फाइनली कब, एट एक्स मैक्स, मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो, और ये क्या है, इनिशियली दोनों क्या चीज में था, रेस्ट में। तो ये कहानी समझ में आ रहा है कि कैसे, है ना, खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करें, यहाँ देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल, बस फोर्सेस लिखना है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई सूडो फोर्स जो होगा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों दोनों जो मासेस है कहाँ, ग्राउंड पर ही, चाहे ये इधर खिंचा इधर खिंचा, भैया mgh तो कुछ होगा नहीं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होने नहीं जा रहा, तो लिखेंगे ही नहीं। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कुछ है क्या, है। इनिशियली कितना था, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, अनस्ट्रेच। फाइनली क्या हुआ, ये x1 खिंचा है, ये x2 खिंचा है, तो व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन, x1 प्लस x2, यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइनली होगा। तो फाइनली समझ में आ रहा है कि क्या होगा। ठीक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लग कौन रहा है, सिर्फ लग रहा है इस पर F, और कितना टोटल इधर खिंचाया है, इधर हमने मान लिया है x1। तो देखो वर्क डन कैसे निकालोगे, फोर्स उधर और डिस्प्लेसमेंट भी उधर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। तो एक्सटर्नल तो सिर्फ एक, तो क्या लिख दे, ये हो जाएगा प्लस F I इंटू क्या हो जाएगा, x1। ठीक ठाक है, प्लस चलते हैं। सूडो फोर्स दोनों पर लग रहा है भाई, पहली बार लग रहा है। इस पर सूडो फोर्स किधर लगा, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर माने हैं, x1 इधर, ये इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन है, माइनस fx, है ना, 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, fs cos थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, सेम डायरेक्शन है तो प्लस। तो MACM और x1, ठीक, तो इसका हो जाएगा माइनस। अच्छा बच्चों इस पर सूडो फोर्स देखो जरा, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी MACM इंटू क्या है, x2। तो सूडो फोर्स उसका देखे तो भैया माइनस MACM आई इंटू क्या है, x1, इसका देखे दोनों सेम डायरेक्शन में है तो MACM फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, चलो ऐसे लिख, इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहता है x2 विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज फाइनल माइनस क्या है, इनिशियल। ये देखो fx1 माइनस MACM क्या है, x1 प्लस MACM x2 इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल है हाफ के टोटल कितना स्ट्रेचिंग है, तो x1 प्लस x2, जितना स्ट्रेचिंग होता है वही पोटेंशियल एनर्जी में आता है बच्चों। ठीक है, और इनिशियली क्या है, स्वाहा, हो गया। बोलो सर क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना मैक्सिमम स्ट्रेचिंग होगा, तो मैक्सिमम हुआ क्या, x1 और प्लस x2, यही मेरे लिए हो गया टोटल मैक्सिमम, है ना, जो कि स्ट्रेचिंग है। चलिए लिख लेते हैं, x1 यहाँ पर है तो कॉमन ले ले, तो F माइनस MACM आई इंटू हो जाएगा कितना, x1 प्लस MACM आई इंटू, बच्चों देखो अब वैल्यूज भी रखते चल जाता है। ठीक है, ACM का वैल्यूज मेरे पास है कितना, ACM का वैल्यू था टोटल फोर्स कितना है, डिवाइडेड बाई M प्लस कैपिटल M, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, बस रख करके कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया, कहानी खत्म। ACM कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई M प्लस कैपिटल M इंटू x2, ये हो जाएगा हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये खाली वेरिएबल ऐसे है और कुछ नहीं। F माइनस कैपिटल M, ACM क्या है भाई, F डिवाइडेड बाई M प्लस M x1
एच.सी. वर्मा सर ने जो बनाया ना उसमें सूडो फोर्स का जो है ना मतलब ठीक है जिक्र किए हैं, लेकिन सटीक जैसे मैं निकाल करके आप लोग को बता रहा हूँ ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम में देखो सूडो फोर्स का अलग निकालो एक्सटर्नल, ऐसे थोड़ा सा नहीं बताएं, वो डायरेक्ट जो है एक्सटर्नल ही सबको ट्रीट कर लिए। लेकिन मैं जैसे आप लोगों को बच्चों पढ़ा रहा हूँ कि भैया 4 फोर्सेस जो है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो आए सबका निकाल लो, बस खत्म। तो इससे थोड़ा सा और क्लैरिटी हो गया। आप वैसे समझ सकते हो तो वैसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, जिधर से पढ़ो सब ठीक है। ये हो गया हाफ के x1 प्लस x2 का क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा mf प्लस कैपिटल MF माइनस MF डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M इंटू कितना है भाई x1 प्लस MF डिवाइडेड बाई M प्लस कैपिटल M। ये थोड़ा सा ध्यान से लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये बड़ा बड़ा चला गया तो छोटा MF x1, छोटा MF डिवाइडेड बाई M प्लस M इंटू कितना है x1। यहाँ पर देखो क्या वही से सेम छोटा MF डिवाइडेड बाई M प्लस कैपिटल M इंटू कितना है x2 इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं सेम चीज़ ये है तो भैया MF डिवाइडेड बाई M प्लस M जो है हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा कितना x1 प्लस x2, यही मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग होगा इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का क्या है होल स्क्वायर। तो देखो एक x1 प्लस x2 एक चला गया तो x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 छोटका MF डिवाइडेड बाई M प्लस कैपिटल M हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई बटे के इधर आ जाएगा तो बटे के कर लिए, ये आ रहा है क्या x1 प्लस x2, यही क्या है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द क्या है स्प्रिंग है। तो देखिए आंसर कितना छोटा आया, बस लाइनिंग्स थोड़ा सा है, हर लाइन को सॉल्व करके लिख दिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा बच्चों। 2 छोटा MF डिवाइडेड बाई के, 2 छोटा MF डिवाइडेड बाई के, 2 छोटा MF, 2 छोटा MF कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, 2 छोटा MF, 2 छोटा MF कहाँ है भाई, 2 छोटा MF डिवाइडेड बाई के M प्लस M है ना। देखो 2 बड़ा MF भी है, थोड़ा सा अगर गलती होगा तो बच्चों दाएं बाएं हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। ये देखिए क्या है सवाल, देखिए जरा। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। जैसे फ्रिक्शन बोला यानी कि फ्रिक्शनलेस बोला यानी कि स्मूथ सरफेस है, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास 2 kg केप्ट एट रेस्ट। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। ये के का वैल्यू दे के रखा है। बोलता है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। बड़ा सिंपल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है ना। देखो जरा क्या, ये कुछ स्पीड से चल रहा है, धीरे से क्या करेगा, जैसे टकराएगा यानी कि कोलिजन होगा स्प्रिंग के साथ, फिर क्या होगा, दबने लगेगा दबने लगेगा दबने लगेगा दबने लगेगा दबने लगेगा। तो जैसे ही ये इसको धक्का मारेगा तो ये घसकने लगेगा धीरे 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 धीरे। तो जिस समय मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा उसमें होगा क्या, मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया तो भैया दोनों क्या है, दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगेगा। ये तो बहुत अच्छा से लेक्चर के अंदर बताएं बच्चों, जब भी दो कोलिजन का जो पहला लेक्चर है ना वो यही है, समझ लो सेम क्वेश्चन इन कोलिजन लेक्चर है एकदम, ठीक। कि ये जब जा रहा हो कुछ स्पीड से मारेगा धक्का, धीरे 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 क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इस पर इधर लगाएगा, इसका स्पीड कम होते जाएगा कम होते जाएगा, लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स इस पर लगेगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम जब दब जाएगा बोथ विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी। यानी फाइनल जो डायग्राम होगा देखो कैसा, ये 2 kg इधर जितना मैक्सिमम इसको दबना है दब गया, और ये जिनको और भी बच्चों एकदम फीलिंग लेके समझना हो ना कि क्या स्प्रिंग फोर्स ऐसे ऐसे, तो वो वही कोलिजन का पहला लेक्चर देखिएगा। ये भी V से जा रहा है, ये भी कितना है V से जाने लगेगा, टकरा रहा है, कोलिजन है। तो जैसे ही कोलिजन है तो देखो क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है क्या, है क्या, नहीं। तो सिंस एक्सटर्नल फोर्सेस है भी नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोलिजन हो रहा है, यानी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। और हर कोलिजन, हर टाइप ऑफ कोलिजन में COLM लगता है, ठीक है, लगाते हैं। सबसे पहले देखो क्या है कि भाई जितना इनिशियल मोमेंटम होगा वही हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। जैसे कोलिजन देखे ना टकराया तो पहले तो COLM लगा के बैठ जाते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या हमको जरूरत है भी कुछ की नहीं। इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, तो बोलेंगे मास इंटू वेलोसिटी प्लस 1, ठीक है। इसका मोमेंटम कितना है, कुछ नहीं, रेस्ट में, कहानी खत्म।
फाइनली क्या है, इसका मोमेंटम कितना है, तो बोलेंगे 2 kg आगे जा रहा है प्लस v से, वो भी 2 kg आगे जा रहा है कितना से, प्लस v से। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2v कितना हो गया 4v, तो ये 2 2 जाए 4, यानी कि 1/2 आ गया बच्चों, ये आ गया कॉमन वेलोसिटी कितना से चलेगा, ऐसे ही निकल गया। लेकिन हमसे कॉमन वेलोसिटी नहीं पूछ रहा टकराने के बाद, बोलता है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा वो बताओ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं हाफ के एक्स स्क्वायर कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन है लेट इट बी एक्स मैक्स, तो हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर यानी पोटेंशियल एनर्जी आया। तो देखते हैं क्या, लिख लो पहले इतना है ना, लिख लो। उसके बाद जैसे ही COLM लग गया ना, तुरंत मेरा नज़र चलता है वर्क एनर्जी थ्योरम या कम पे। क्या देखो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है कहीं, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लो बच्चों, एक्सटर्नल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन वगैरह है क्या, नहीं है। जैसे नॉन कंजर्वेटिव लिखता हूँ उसको फ्रिक्शन समझो, नहीं है, तो जब नहीं है तो सीधे लगा देंगे कम। और कम कहता क्या है कि UI प्लस KI जो होगा वही हो जाएगा UF प्लस KF। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, नहीं, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल पर ही है, कोई हाइट में तो हो नहीं रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ किसका लिखेंगे, स्प्रिंग का। किसका लिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग का, स्प्रिंग का। इनिशियली कुछ स्प्रिंग कंप्रेस्ड था क्या, नहीं, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है तो ये भैया 0 हो गया। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी चल रहा था कोई, क्या देखो ब्लॉक को चल रहा है क्या, हाँ ये चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ m इंटू कितना है v का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये कितना है काइनेटिक एनर्जी, कुछ नहीं, ठीक। फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, x मैक्स। तो अच्छा आसान नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, बस देख देख करके लिखते रहना है देख देख करके छापते रहिए भाई, कुछ पूछना होना नहीं, लिखते रहिए झुट्टो का। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना है, तो हाफ के एक्स मैक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी है क्या, बिल्कुल है, ये भी चला कॉमन वेलोसिटी से, तो बोलेंगे हाफ m v स्क्वायर चल रहा है, ये भी भैया हाफ m v स्क्वायर चल रहा है, हो गया। और v कॉमन है कितना, 1/2, ये भी हमने निकाल के रख लिया है। तो देखो 2 2 चला गया, तो ये हो गया 1, हाफ k कितना था, 100 था या 50 था, k 100, तो भैया ये हो गया 100, ये हो गया कितना x मैक्स का हो गया ये होल स्क्वायर, प्लस देखो 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर, तो ये हो गया 2, ये हो गया 50, तो 1 इक्वल टू 50 एक्स मैक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी हमने निकाला है 1/2 आया, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो 1 इक्वल टू 50। बच्चों देखो जरा ना, 2 इंटू कितना आ जा रहा है 1/4, ये काटेंगे तो 2 2 जाए 4, यानी कि ये आ रहा है कितना, हाफ, यानी ये पूरा सॉल्व होकर के आया हाफ। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ जरा, देखो ये हाफ आया पूरा सॉल्व होकर के, इधर आ जाएगा, तो ये 1 माइनस हाफ इक्वल टू 50 एक्स मैक्स का होल स्क्वायर, एक में से आधा चला गया तो आधा, 50 एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। लिखते रहिए जब तक पूरा बढ़िया से ना समझ में आए। तो 50 दूनी इधर कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू एक्स मैक्स का कितना है होल स्क्वायर, हेंस फाइनल एक्स मैक्स जो हो जाएगा ये आ जाएगा √1/100 जो कि हो जाएगा 1/10, ऐसा यूनिट बोले तो मीटर, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जा रहा 1 मीटर, ठीक है 0.1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में ज़रूरत पड़े, जनरली डिस्प्लेसमेंट सब सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो इंटू 100 से गुना कर दो, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो ज़रूरत पड़े ऑप्शन देखिए वो लगा देंगे, मीटर या सेंटीमीटर। अक्सर सेंटीमीटर में दिया रहता है ऑप्शन वगैरह में, है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, या 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, 0.1 हाँ 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, मीटर में रहे तो मीटर में, नहीं रहे तो नहीं रहे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, देखते हैं बच्चों। हाँ ये भी सवाल जो है ना HCV का ही सवाल मैंने डाला है आप लोग के लिए, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का ये सब था ना बहुत तगड़ा सब सवाल था बच्चों, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट एकदम। चलो 2 masses m1 and m2 are connected by a spring constant k and are placed on a frictionless horizontal surface, ठीक है, बनाओ डायग्राम क्या है। ठीक है देखते हैं, 2 masses m1 and m2 and m2 are connected by a क्या है
स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना के, एंड आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो भैया यहाँ पर जो है ना क्या है, सरफेस फ्रिक्शनलेस यानी कि स्मूथ, ठीक है। इनिशियली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड थ्रू ए डिस्टेंस x नॉट। अच्छा, यानी कि शुरू में ही क्या किया गया, स्प्रिंग को x नॉट स्ट्रेच कर दिया गया है। यानी मान लेते हैं कि लेट अभी जो है ना ये नेचुरल लेंथ में है, यहाँ से यहाँ है नेचुरल लेंथ में, ठीक, नेचुरल लेंथ में। बोलता है कि x नॉट स्ट्रेच कर देने का मतलब क्या है, इसको भी कुछ दूर खींचे होंगे, इसको भी कुछ दूर खींचे होंगे, टोटल जो दूरी खिंचाया हुआ दैट इज x नॉट। तो मान लो m1 है ये, ठीक है, खींच करके टोटल जो है दिस इज कितना है m2, ये टोटल है बच्चों कितना x नॉट खिंचाया हुआ। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब दूरी बोलेंगे, देखो क्या होगा, ये तो नेचुरल लेंथ है l, ये दूरी जो है एक्स्ट्रा, और ये टोटल मिलाकर के कितना है x नॉट खिंचाया हुआ है। तो दिस इज l प्लस कितना हो जाएगा x नॉट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने खींच दिया, ठीक है। इनिशियली ये कैसा डायग्राम है भाई, दिस इज इनिशियली अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, मतलब क्वेश्चन। चलिए आगे, इनिशियली द स्प्रिंग इज स्ट्रेच थ्रू ए डिस्टेंस x नॉट व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये देखो क्या है, यानी एक स्प्रिंग था नेचुरल लेंथ में, ठीक है, शुरू में ही बोला कि हम x नॉट टोटल खींच के रखे हुए हैं और सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, छोड़ दिए, तब क्या होगा सोचो। देखो बच्चों क्या होता है, अगर हम पकड़ करके खींच रहे हैं ना तो दिस इज एक्सटर्नल, मोशन वगैरह कौन करेगा यहाँ पर, ब्लॉक और स्प्रिंग। पहले समझ लीजिए, ब्लॉक और स्प्रिंग वगैरह सब जो है मोशन वगैरह करेगा, ठीक है। तो हम ब्लॉक और स्प्रिंग को एक सिस्टम माने। अगर बाहर से कोई देख तो कि जैसे एक F लग रहा था तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट किया, तो सूडो वगैरह सब हम लोग देखें, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से बना, क्योंकि सूडो फोर्स भी आ गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या पकड़ के खींच लिए, छोड़ दिए, तो जब छोड़ ही दिए तो एक्सटर्नल तो वर्क डन करेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, तो कौन है, किसके द्वारा जो है पकड़ के वो खिंचाएगा, स्प्रिंग फोर्सेस। यानी कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहा है। गौर करो, पहले जो ना पहले थोड़ा सा जरा ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसका जरा सा अंदर घुस करके देखें। क्या एक्सटर्नल जब हम ऐसे करके रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, पकड़ के आकर के दबेगा ऐसे धड़ाक से, ठीक है। तो एक्सटर्नल कोई काम कर रहा है क्या, नहीं। कंजर्वेटिव कौन है यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है क्या, बिल्कुल वही तो काम कर रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव ही तो काम करेगा, पकड़ करके खींच लिया ऐसे। नॉन कंजर्वेटिव यानी कि फ्रिक्शन है क्या सवाल में, नहीं है क्या सवाल में, नहीं। तो सिंस फ्रिक्शन भी नहीं है तो हमको पता है कि अब सवाल बनाते कैसे है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी देखिए, जो ग्राउंड पर है तो ऊपर नीचे तो ऐसे जा नहीं रहा है, तो ग्रेविटेशनल वाला तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ किसका लिखेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियली जब खींच करके रखा हुआ है तो इसका वेलोसिटी क्या है यहाँ, जीरो, इसका भी वेलोसिटी क्या है, जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी शुरुआती में तो नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिए पूछता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू मासेस, कितना डिस्टेंस मूव करेगा बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। अच्छा बच्चों देखो, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का क्या होता है, जो एक स्प्रिंग है अपना ऐसे है, ठीक है, ना कुछ खिंचाया है ना कुछ दबा हुआ है, M1 M2 के साथ पकड़ करके आप खींच दो ऐसे, और उसके बाद जब आप छोड़ोगे, देखने से नहीं लग रहा है कि स्प्रिंग फोर्स खींचा, इसको भी खींचा, धड़ाक से पूरा स्पीड से आ रहा है। तो जब नेचुरल लेंथ पर आएगा, जब तक पूरा स्पीड से ऐसे आ रहा है तो क्या कर रहा है, एसेलरेट कर रहा है, और एसेलरेट जब कोई चीज करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। बाइक में आप एसेलरेशन देते चल जाओ तो स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक। देखिएगा जरा, जब ये इधर क्या है स्प्रिंग फोर्स लगा kx, इधर क्या है स्प्रिंग फोर्स लगा kx, उसके वजह से क्या होगा, ये इधर आएगा। जब ये अपना नेचुरल लेंथ पर आएगा, ध्यान देखिएगा जरा, जब ये अपना नेचुरल लेंथ पर आएगा M1, तो क्या यहाँ का वेलोसिटी जीरो होगा क्या, सोचो, क्या यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा क्या। तो देखो यहाँ पर ये जगह पर अभी कर क्या रहा है, एसेलरेट कर रहा है, क्योंकि फोर्स लगा, पूरा स्पीड से खिंचा के आया। तो भैया अगर खिंचा करके यहाँ तक आया है, इसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, यहाँ तक कोई है ही नहीं, तो नहीं है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ वेलोसिटी होगा, इसका पूरा स्पीड से आएगा एसेलरेशन से। ठीक उसी तरह से इसको पकड़ करके खींच रहा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एसेलरेट, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, कुछ वेलोसिटी इसका होगा, लेट इट बी v2। ओरिजिनल लेंथ में आया, वेलोसिटी के कारण क्या होगा, दबेगा ये। अब जैसे ही दबना स्टार्ट होगा, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ जो L है उसके बाद जैसे दबेगा, तब पता है कि कोई भी चीज़ को आप दबाते हो तो फोर्स लगाता है इधर धड़ाक से, यानी अब जो स्प्रिंग फोर्स kx है वो इधर लगाएगा और इस पर इधर लगाएगा, दबेगा तब। ठीक, तो जैसे दबना स्टार्ट होगा, है ना, अंदर मान लो आया, यहाँ पर समझो जरा डायग्राम को, ठीक है। मान लो जैसे ही यहाँ M1 आया, जैसे ही यहाँ M2 इधर अंदर आएगा,
नेचुरल लेंथ के अंदर, तब क्या होगा, इस पर लगना चालू होगा, इस पर लगना चालू होगा kx इधर, इस पर लगना चालू होगा kx इधर, यानी स्प्रिंग फोर्स का नाम kx कर रहा हूँ, तो होगा क्या, स्लो स्टार्ट। मतलब क्या बोलेंगे, मोशन रिटार्ड्स, स्लो, मतलब स्लो होना स्टार्ट हो गया, स्लो होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही स्लो होने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि m1 यहाँ आ गया, m2 यहाँ आ गया, ठीक है, कुछ कंप्रेस हो गया होगा, देखो L में से कुछ डिस्टेंस कंप्रेस हो गया होगा, कुछ कंप्रेस हो गया होगा, और फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या हो गया होगा, v1 0 और v2 भी क्या हो गया होगा, 0। तो देखो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, और ये जो मेरा है ये क्या है, मेरा फाइनल सिचुएशन। पहले डायग्राम समझिए, पूरा बनाइए बढ़िया से, उसके बाद पता चलेगा। यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट किया, यहाँ से एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा। अब जब दबेगा, जैसे धड़ाक से स्प्रिंग फोर्स मारेगा तो स्लो होगा। बोलता है क्या, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टू मासेस बिफोर दे अगेन कम टू रेस्ट। रेस्ट कब आएगा भैया, इसके अंदर स्लो होते जाएगा तब जाके रेस्ट में, ये भी स्लो होते होते रेस्ट में आया। बोलता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इनिशियली था यहाँ पर, इनिशियली था यहाँ पर, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डायग्राम बना लिया इतना दूर तक, तो बोले कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो लेट इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है x1, और यहाँ से ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितना, लेट इट बी x2, ठीक है। यही हमें निकालना कितना डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा। अब बच्चों देखो ये लेंथ कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ लेंथ है l, नेचुरल लेंथ, उसमें से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस टोटल मिला करके कुछ कंप्रेस हुआ, लेट कंप्रेशन है xc हम मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा क्या, सोचो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि L माइनस क्या कर देते हैं, XC, चलेगा, क्या बोल देते हैं, L माइनस XC। भैया ये भी अब 0 है और ये भी क्या है, अब 0 है, कि दोनों के बीच में अब लेंथ कितना होगा, ओरिजिनल लेंथ से भी कुछ कंप्रेस हो गया है और आके रेस्ट में कितना कंप्रेस हुआ, लेट इट बी XC। तो दोनों के बीच में लेंथ कितना रहेगा, L में से XC माइनस कर दो तो ये हो गया, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन हमें यहाँ से ऐसे ही समझ में आता है, देखो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो था L प्लस एक्स नॉट, और वही जो है x1 और x2 में मेरे पास कुछ आ गया, क्योंकि सवाल में x नॉट दे के रखा है और हमें x1 x2 निकालना है, यानी ये दोनों में डिस्टेंस में हमें एक रिलेशन चाहिए। तो डायग्राम से ही एक रिलेशन दिख रहा है, पूरा डिस्टेंस को देखो कैसे। तो पहला चीज लगाते बच्चों कि L प्लस देखो x नॉट जो होगा कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ डिस्टेंस L प्लस एक्स नॉट है, उसको x1 x2 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, तो बोले यहाँ से यहाँ x1 है प्लस ये दूरी कितना है, तो देखो है ना, बनाए ऐसे है तो पॉइंट मासेस टाइप करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हम क्या कह सकते हो, क्योंकि ब्लॉक यहाँ तक है, तो ये जो x1 है बच्चों यहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये x2 यहाँ तक है, और फिर ये दूरी कितना है L माइनस एक्स नॉट, मतलब सॉरी L माइनस कितना है XC, ये तो ये दूरी प्लस ये दूरी और प्लस x2, ये टोटल मिला करके जो है मेरा हो गया कितना, L प्लस एक्स नॉट, ठीक ठाक है, लिख सकते हैं। इसमें देखो क्या L चला गया, तो ये है एक्स नॉट, दिस इज x1 और माइनस x1 प्लस x2 और माइनस कितना है XC, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या कर लेते हैं 1। एक तो ये हो गया कि कुछ रिलेशन आ गया x नॉट और x1 x2 में, ठीक। अब देखते क्या, हमको ये पता चल गया कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं तो कम लगाओ, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हर चीज़ ना खाली सीखते चलिए कि भाई करते कैसे, क्या करते हैं। बोलो कि सर क्या कर रहे हो यार, हम x1 और x2 निकाल रहे हैं बच्चों कि x1 x2 होगा क्या, और इन टर्म्स x आए m1 में आए m2 में आए, क्योंकि सवाल में x नॉट m1 m2 स्प्रिंग कांस्टेंट किए थे इसके रूप में है, ठीक है। ये x से भी नहीं चाहिए भैया, ये सब है नहीं, तो देखते हैं कम क्या है, ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस कितना है kf, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग का लिखना है, तो भैया स्प्रिंग शुरू में इनिशियली खिंचाया हुआ था क्या, बिल्कुल, कितना खिंचाया था एक्स नॉट, तो होगा हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक। काइनेटिक एनर्जी ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, तो 0 प्लस 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली कुछ स्प्रिंग कंप्रेस्ड है क्या, बिल्कुल कंप्रेस्ड है, कितना XC,
ओरिजिनल लेंथ से कंप्रेशन कितना है, दैट इज एक्स सी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स सी का होल स्क्वायर। जितना कंप्रेशन होता है या जितना एक्सटेंशन होता है वही होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे फाइनली ये भी रेस्ट में ये भी रेस्ट में है, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा 0। तो देखो क्या आएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स सी का होल स्क्वायर। हाफ के चला गया तो एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स सी। कितना आ गया, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बड़ा अच्छा बात आ गया, बहुत अच्छा बात आ गया है कि एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ गया है, एक्स सी। उठा करके रखते हैं पुट इन 1 में, देखो क्या होगा इससे। एक्स सी बराबर क्या आ गया मेरा, एक्स नॉट आ गया। वाव, तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू मेरे पास है x1 प्लस x2 माइनस एक्स सी। एक्स सी किसके बराबर आ गया, एक्स नॉट के ही बराबर आ गया जो सवाल में दिया हुआ था। तो दिस इज एक्स नॉट। हेंस एक कुछ रिलेशन आ रहा है, एक्स नॉट अगर इधर ले ले तो दिस इज 2 एक्स नॉट इक्वल टू आ गया x1 प्लस कितना x2। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 3। कोई दिक्कत नहीं है, बस कितना सिंपल काम है, पकड़ करके खींचे हुए थे तो L प्लस एक्स नॉट था, छोड़ दिए तो भाई ओरिजिनल लेंथ के अंदर आकर के भी जाके रुकता है, तो अब उसके पास L माइनस एक्स ही है। टोटल दूरी डिस्टेंस जैसे लिखाता है लिख दिए। अब पता है कि फ्रिक्शन और एक्सटर्नल है नहीं तो कम लगा दिए कम। क्या आंसर आ गया कि x1 बराबर क्या है, नहीं, एक इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल आया हुआ है x1 और x2। भाई हमको एक और कुछ चीज़ चाहिए तब जा करके हम निकाल पाएंगे। क्या निकाले, सोचो क्या निकाले, देखते हैं क्या निकालते हैं बच्चों। ठीक है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, पकड़ करके खींचे हुए। ठीक है, तो सोचो कि 2 बॉडी अगर है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। जब हम छोड़ दिए, धड़ाक से मारा, कंप्रेस होकर के फिर रुक गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज करेगा क्या, चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो तब चेंज करेगा भैया जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्सेस इज प्रेजेंट, सो सेंटर ऑफ मास पोजीशन विल नॉट चेंज एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, सिंस, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, सिंस एफ एक्सटर्नल कितना है 0, ठीक है, इन एक्स एक्सिस में, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन विल नॉट चेंज, चेंज नहीं करेगा, जहां है वहीं रहेगा। हमको पता है भाई तब चेंज होता है जब एक्सटर्नल लगता है, लग ही नहीं रहा है तो नॉट चेंज, यानी कि एक्स सी एम जो है क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा एक्स सी एम अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो बच्चों क्या है, m1 था ऐसे खिंचाया हुआ, ठीक है, और यहाँ m2 ऐसे, ये कुछ आया है x1 दूरी इधर दब करके, ये कुछ दूरी आया है x2 इधर दब करके, और m1 यहाँ आ गया और m2 यहाँ आ गया, ऐसे कंप्रेस हुआ है। ठीक है, तो राइट साइड कोई भी चीज़ है तो प्लस ले लो, लेफ्ट साइड कोई चीज़ जा रहा है तो माइनस ले लेंगे। देखो यहाँ कैसे लिखेंगे, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई क्या होता है m1 प्लस m2। ये हम लोग जानते हैं किसका, x, खाली एक्स सी एम रहता तो m1 x1 प्लस m2 x2। चेंज कितना है, तो चेंज सिंस चेंज इज 0, तो भाई ये मल्टीप्लाई होगा, कहानी खत्म। तो m1 डेल्टा x1 इक्वल टू, देखो उधर चला जाएगा बच्चों, क्या लिख देंगे माइनस m2 डेल्टा x2 चलेगा, ये 0, ये प्लस ये इक्वल टू 0, तो ये बराबर इतना। डेल्टा x मतलब क्या, अभी था यहाँ चला गया आगे, तो कहीं भी है मान लो 0 मान लिए, गया कितना प्लस x1, तो चेंज कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो कैसे लिखेंगे, m1 जो है राइट साइड गया है तो प्लस x1 माइनस 0 कर दो, तो टोटल चेंज निकल गया कि x1 टोटल गया है, ठीक, इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। कैसे लिखोगे, तो जहाँ था ना वहाँ से बाएं साइड आया, मान लेते जहाँ है ओरिजिन तो आया पीछे तो नेगेटिव, यानी कैसे बोलेंगे फाइनली कैसे लिखोगे माइनस x2 माइनस 0। ये लिखने का तरीका, हालांकि हमको डायरेक्ट लिख देना चाहिए कि जहाँ है वहाँ से गया आगे, तो चेंज कितना हुआ प्लस x1, यहाँ पर जहाँ था वहाँ से आया पीछे, चेंज कितना हुआ माइनस x2। तो ये आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, लेकिन आपने समझ लिया तो मैं अब डायरेक्ट जो है रिप्लेस करके लिखता हूँ बच्चों, क्या कि आगे गया है तो प्लस x1 और ये है माइनस आया तो मतलब पीछे आया तो माइनस x2। आया क्या रिजल्ट, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। यानी देखो एक और मेरे पास रिलेशन आ गया है जिसमें कि x1 x2 प्रेजेंट है ना, m1 x1 इक्वल टू m2 x2। एक और रिलेशन है जिसमें x1 x2 है, दोनों को मिला करके हम x1 और x2 निकाल लेंगे। ठीक है,
तो मेरे पास दो रिजल्ट आया हुआ है। इक्वेशन 3 से है कि 2x0 जो है ना, क्या रिजल्ट है देखो जरा, कि x1 प्लस x2 जो है वो 2x0 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और एक आया है m1x1 इक्वल टू m2x2, इक्वेशन नंबर 4 है। हमें x1 और x2 चाहिए तो निकाल लेते हैं, देखो दो तरफ, ठीक है। कैसे निकालूंगा, सबसे पहले बोलते हैं कि भैया x1 प्लस x2 इक्वल टू जो 2x0 है, हमको चाहिए x1 क्या होगा, तो x1 चाहिए तो x2 हटाओ। तो देखो कैसे हटेगा, x2 हटाओ, x2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लिखेंगे m1x1 डिवाइडेड बाई m2, है ना, जो चाहिए x1 हमको चाहिए, ठीक है। तो x1 रहने दिए, x2 हटाओ, x2 हटेगा यहाँ से m1x1 बटे m2, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज x2, ये हो गया 2 कितना x0, ठीक है। अब यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे, x1 लिए कॉमन, यह आ जाएगा 1 प्लस m1 बटे m2 इक्वल टू 2x0 इक्वल टू 2x0। तो x1 यहाँ आ गया, ऊपर चला जाएगा कितना, m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई m2, ही बड़ी m2 m1 x1 एक ही में रहता है ना। पता है डीपीपी वगैरह जब हो ना, जैसे कि थोड़ा सा हैवी है लेक्चर ये वाला, वीडियो मैं समझ सकता हूँ बच्चों, तो थोड़ा सा ना टाइम लेकर करके देखा करो। जैसे आधा घंटा भी देख लिए, फिर आधा घंटा ऐसे 4 सवाल देख लिए, 4 सवाल देख लिए, ठीक, क्योंकि है थोड़ा सा अच्छा लेवल का सब सवाल सब इसके अंदर है, क्योंकि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ना बनता ही सब बड़ी अच्छा सवाल सब। तो ऐसा हो गया। तो व्हाट इज x1, x1 आएगा कितना था, देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m2x0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस कितना है m2। तो दिस इज क्या आ गया मेरा x1। हेंस इसी के जैसा देखो अब हम इधर निकालते हैं कि x2 कितना होगा। तो बोले भाई मेरे पास है x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x0। तब हमको x2 चाहिए, x2 हमको चाहिए, तो रहने दो x2, x1 हटाओ, x1 कैसे हटेगा, तो x1 के जगह क्या लिखेंगे, देखो m2x2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m1, ये हो गया मेरा x1 को रिप्लेस करके, प्लस x2, ये है कितना 2x0। हेंस अब x2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ रहा m2 बटे m1 प्लस 1 इक्वल टू 2x0। x2 कॉमन ले लिए, तो x2 देखो m1, तो ये हो जाएगा m2 प्लस m1 ऊपर डिवाइडेड बाई क्या है m1 इक्वल टू 2x0। हेंस x2 इक्वल टू मल्टीप्लाई उधर, तो 2m1x0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस कितना है m। अब इतना पढ़ा दिए ना, इसके बाद जो कोई भी सवाल बनाओगे बच्चों तो एकदम दन बनेगा। x1 में ऊपर m2 आ रहा है और x2 में m1 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये है, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, कहाँ है भाई, कहाँ है, आजा। देखो x1 में क्या आ रहा है 2m2x0, ठीक है, और x2 में कितना आ रहा है 2m1x0, यानी कि ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 12। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के पास, ठीक है। 15 क्वेश्चन है टोटल। क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट, 5m पार्टिकल है भाई, रेस्ट में है, सडनली एक्सप्लोड्स बच्चों, देखो सडनली ब्रेक्स इनटू इट्स ओन into 3 fragments, 3 फ्रेगमेंट में, 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction। वाह, ये तो इतना बार करवाए हैं जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। तो एक m मास है, ये इधर भागता है, और एक और m मास है वो इधर भागता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है विथ स्पीड कितना v ईच, यानी इसका स्पीड v है, इसका भी स्पीड कितना है v, ठीक है। बोलता है क्या, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज क्या। तो जब भी कोई एक जैसे बॉम्ब है मारा, धड़ीम से ब्लास्ट किया, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो भाई कितना पार्टिकल में टूटा है वो देख लो, सारे का काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी जो हमें दिखता है इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो क्या करें, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब वर्क एनर्जी पावर में भी बहुत सवाल बनाए। देखो इनिशियली अगर रेस्ट में है, एक्सप्लोड किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो शुरू में अगर मोमेंटम है 0 तो बाद में भी मोमेंटम क्या आएगा 0। तो 0 मोमेंटम होगा क्या, तो अगर टोटल मान लो कुछ पार्टिकल्स का इधर है तो भैया एक पार्टिकल का इधर होना चाहिए और सेम हो जाना चाहिए, ताकि नेट मोमेंटम फिर से क्या हो जाए 0, ठीक है। तो बोलेंगे अगर इनिशियल मोमेंटम देखो बच्चों 0 है तो भैया फाइनल भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। हम COLM लगाएंगे, लगावे, ठीक है। देखते हैं एक m भी इधर, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि मोमेंटम मान लेते हैं P0 कुछ, तो जो कि मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका भी P0 इसका भी P0, तो एक का P0 इधर है, एक का मोमेंटम P0 इधर है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, सिंस दोनों बराबर है तो एग्जैक्ट 45 डिग्री बीच में जाएगा,
एग्जैक्ट है ना, 90 के ठीक बीच में जाएगा। कितना होगा, तो ये होगा रूट अंडर 90 डिग्री पर है ना, तो पी नॉट स्क्वायर प्लस पी नॉट स्क्वायर जो कि हो जाएगा रूट अंडर 2 पी नॉट स्क्वायर जो कि हो जाएगा रूट 2 पी नॉट। ये हो गया क्या, 2 पार्टिकल का। टोटल 5m मास था, उसमें से m निकल गया तो बचा कितना 3m। तो भाई 3m वाला पार्टिकल किधर जाएगा, तो हमको पता ही दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर भागा है तो जीरो करने के लिए ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तीसरा वाला पार्टिकल भागेगा, यानी कि तीसरा वाला पार्टिकल ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन भागेगा। मास है 3m, कितना से भागेगा हमें नहीं पता, कितना से भागेगा ये वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा ये दोनों हम अगर सेम कर देंगे तो नेट मोमेंटम विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, 0। पहले तो यही निकालते हैं, तो देखो क्या होगा, जो P3 होगा थर्ड पार्टिकल का वो इसके बराबर होना चाहिए रूट 2 पी नॉट के बराबर। ठीक है, सॉल्व करिए और फिर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, सबका निकाल लेंगे। निकाले तो मास कितना है 3m, वेलोसिटी कितना है v3, रूट 2 इंटू पी नॉट कितना है, पी नॉट है m इंटू वी, m चला गया, v3 इक्वल टू आ गया रूट 2/3 आई इंटू आ गया v, ये हो गया v3। एनर्जी रिलीज 2 पार्टिकल रहता तो उसका तो शॉर्ट ट्रिक था जो कि बताए हैं लेक्चर में, है ना, लेकिन टोटल है तो जो भी एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा कितना एनर्जी रिलीज, तो बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। देखो पहला वाला v से जा रहा है तो ये हो जाएगा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा वाला भी है कितना, वेलोसिटी से जा रहा है v से, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तीसरा वाला कितना है भैया, हाफ, मास है इसका 3m और जा कितना से रहा है, v3 का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो बस रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, ले लिए कॉमन, यहाँ बचा v स्क्वायर, यहाँ बचा v स्क्वायर। ठीक, हाफ m कॉमन लिए, यहाँ बचा है 3 और v3 का होल स्क्वायर है। v3 कितना है भाई, रूट 2/3 v का कितना है, होल स्क्वायर। ये हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। तो बोलेंगे हाफ m कितना आ रहा है, 2v स्क्वायर, v स्क्वायर 2v स्क्वायर है, ये हो जाएगा। देखो रूट 2 का हो जाएगा बच्चों 2v स्क्वायर, ये कितना है 3, ये है 3 3 9, तो काटेंगे तो नीचे बचेगा 1 3। ठीक है, तो हाफ m, यहाँ देखो नीचे 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 दूनी 6v स्क्वायर प्लस कितना है 6 और प्लस हो जाएगा 2v स्क्वायर, तो ऊपर 6 2 8, यानी m इंटू 8v स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2 इंटू 3, तो 2 चौक कितना हो गया 8, यानी कि 4/3 m v स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड टोटल प्रोसेस में। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत बार। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बच्चों नहीं आता है ये वाला। ठीक है, नीट हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस्ड हो, स्कूल एग्जाम हो, भैया हर जगह पे। चलो अगला क्वेश्चन 14। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक into 3 parts in a horizontal plane। ठीक है, 2 of them go at right angles to each other। वही बात है, एक रॉक कोई है होगा, देखते हैं मास कितना केजी क्या है। ठीक है, देखते हैं। 2 of them go at right angles, यानी एक इधर भागता है एक इधर भागता है। देखो कैसे बोला, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, मान लो कि पहला वाला कितना है 1 kg, मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना से जा रहा है भाई, 12 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, सेकेंड पार्ट ऑफ मास 2 kg है, कितना है 2 kg, मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये है 2 kg, ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स मास इज क्या। अच्छा, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स। तो भैया एक पत्थर है रखा हुआ, एक एक्सप्लोजन होता मारता धड़ाम से, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था 0, ये कैसा था रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम है 0, तो भैया फाइनल भी फिर से क्या होना पड़ेगा 0, यानी सेम सवाल, एक इधर भाग रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में होगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस 2, जो रिजल्टेंट होगा तो तीसरा पार्टिकल जो है ना उसका मोमेंटम इधर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करें, अगर इस साइड की बात करें तो P1 कितना है, इस साइड की बात करें तो P2 कितना है, मोमेंटम कितना होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो 12 इंटू 1 12 हो गया, इस साइड का 8 दूनी कितना हो गया 16, ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा PR, ये हो जाएगा रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और जो तीसरा पार्टिकल होगा P3 कितना होगा मास इंटू वेलोसिटी देके रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इधर भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। बस सवाल जो है ना ट्विस्ट विस्ट इधर उधर करते रहता है बहुत आसान।
भाई तुम तो लग भी नहीं रहे हो, 90 डिग्री से इधर से बना रहे हैं, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जो P3 है वो PR के बराबर हो जाएगा सच दैट 0। P3 हो जाएगा M3 कितना है, I इंटू V3, मास इंटू वेलोसिटी, और ये क्या है भाई, √12 स्क्वायर प्लस कितना है 16 का स्क्वायर, ठीक है। M3 कितना होगा यही हमें निकालना है। V3 दे के रखा है 4 मीटर से उड़ आ रहा है, √12 12 144 प्लस 16 का 256 होगा कितना, देख लेते हैं जरा, 6 4 10 के 0, 5 4 9 10 के 0, 2 1 3 1 4, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो M3 I इंटू कितना आ गया 4, लिखते रहिए कोई दिक्कत नहीं, जितना देर जरूरत पड़े। M3 इंटू 4 ये कितना आ गया भैया 20, तो 4 5 20, यानी कि M3 आ रहा है कितना kg, 5 kg। तो दिस इज द आंसर। M3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 kg, ठीक है। चले, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कितना है 5 kg, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं बच्चों लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। दो दिल मिल रहे हैं, देखते हैं। 2 blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass। भाई 10 kg है और एक है नेग्लिजिबल मास है, ठीक है। कितना kg है 4 kg, आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग, ठीक है, प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो है, यानी कि सरफेस कैसा है, स्मूथ। सरफेस कैसा है बच्चों, स्मूथ है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, एन इम्पल्स यानी मारे झटका धड़ाक से, इम्पल्स गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हेवियर ब्लॉक। हेवियर कौन है, ये मारा इसको झटका, इसको दिया गया वेलोसिटी कितना 14 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, टू द हेवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक। पॉइंट टू बी नोटेड कि इधर धक्का दिया है ना, इधर नहीं, ऐसे, ठीक है। बोलता है क्या, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो भाई इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं लेट इट भी यहाँ है, हमें निकालना है कि VCM क्या होगा। तब देखो जिस समय इसको इंपल्स दिए हैं, ठीक है भाई, जिस समय दिए हैं कुछ वेलोसिटी इसका है, इसका वेलोसिटी उस समय क्या है बच्चों, कुछ नहीं, 0। कुछ देर के बाद जैसे मारेंगे, ठीक है, है ना, जैसे मारे धक्का, कंप्रेशन स्टार्ट होगा, तब जाकर के स्प्रिंग फोर्स इस पर लगेगा, फिर इस पर लगेगा, उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज करेगा। तो हम सीधे देखो क्या बोलते हैं, VCM होता कितना है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो गया। हमें निकाला M1, मान लो इसको M1, इसको मान लेते हैं M2। इसको इंपल्स दिया गया कितना 14 मीटर पर सेकेंड, और राइट साइड को मानना है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को मानना है नेगेटिव, ठीक है, ये भी ध्यान रहे। कितना kg होगा 10 kg, ये राइट साइड जा रहा है कितना से, +14 से, ठीक है। मास ये वाला कितना है M2 4 kg, ये क्या चीज़ है भैया, इनिशियली उस समय एट दैट इंस्टेंट वो होगा रेस्ट में है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो कितना है 10 + 4। तो दिस विल बी द क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एकदम सिंपल, जो वेलोसिटी है देख लो, उसको उठा करके हम लोग लिख दिए। तो ये कितना आ रहा है 140 प्लस ये तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना है 10 4 14, तो 140/14 ये चला गया, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 10, यानी कि +10 मीटर है कि सेंटीमीटर है, देखना पड़ेगा एक बार, मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि जैसे ही इसको हम जर्क देंगे ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, घसकना स्टार्ट कर देगा, कितना से +10 मीटर पर सेकेंड से, देखो +10, ठीक है, तो +10 मीटर पर सेकेंड। तो यही हो गया है ना। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा हैवी था बच्चों, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस पर, लेकिन अच्छे से जो है ना सारे कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको बार बार जो है ना रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिए एक एक सवाल को। विशेष करके जो है HC वर्मा सर का सवाल है वो तो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, तब जा करके ना 1-2 सवाल जैसे जो बनाए हैं थोड़ा सा लेंदी हुआ है, लेकिन क्या है ना उस आपको फाउंडेशन बना देगा बहुत सारे छोटे बहुत सारे सवाल बनाने के लिए, समझने के लिए कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।